काफी टाइम से ऑडिट कर रहे हैं। कोई भी सेमिनार होता है या कोई वेबिनार होती है बैंक ऑडिट में, खासतौर से स्टेशनरी बैंक ऑडिट पर, तो वी जनरली फील कि वो साल में एक बार का ऑडिट है, तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं सबको सब ऑडिट आता है, या नहीं भी आता तो जिसको जिस तरीके से करना आता वो वैसे ही करता है। और उसके बहुत सारे रीजन होते हैं कि अगर हम डिसाइड करके जाते हैं इस बार हम बहुत अच्छा करेंगे, फिर जाके पता चलता पेपर्स ही नहीं आए, ब्रांच ही बहुत खराब है। कुछ जगह तो ऐसा देखा गया, वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम नियर टू दिल्ली, मेरा मेरठ होम टाउन है, तो पता चला कि जी मुझे ऑडिट मिल गया कहीं ऐसी जगह का जहां पर लैंग्वेज भी ना हिंदी है ना इंग्लिश है, और वो जानबूझ के किसी को आती भी होगी तो मना कर देता मैं कुछ नहीं आता। तो एक दो दिन उनको समझे या समझाने में चले जाते हैं, बाद में हम समझते कि समझना ही किया, चलो जितना आता है उतने से काम चला लो। तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस है कि हमारे मन में बहुत कुछ है इस ऑडिट को करने के लिए। कभी कभी लगता है कि हमें आरबीआई इतना टाइम दे दे 10 15 20 दिन का, हम पता नहीं क्या कर लेंगे। फिर बाद में याद आता है इतने दिन होटल में कौन रुकेगा, फिर ऑफिस भी कौन देखेगा। तो सर कम टाइम में ज्यादा ऑडिट करने की बात है। क्वालिटी ऑडिट तो देखो चाहिए, और आईसीआई भी अब आपको जो ऑडिट रिपोर्ट का भी फॉर्मेट आपने देखा है, यूडिन भी जब आप जनरेट करते हैं, इवन एमओसी तक की आपसे कॉल की जा रही है कि आप एमओसी भी मार्क करें। तो हमें ऑडिट को कम टाइम पे सही कर पाए, मेरे पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। मैं भी आपके बीच में से आया हूं, हालांकि 20-25 साल मुझे ऑडिट करते हुए हो गए, हर तरीके के ऑडिट करता हूं, बैंक के कॉन्करेंट बाकी सब। बैंक में जीएसटी कंसल्टेंट भी हूं, बैंक में ही ज्यादातर रहता हूं। अब इतना सब कुछ करने के बाद ये एग्रीकल्चर वाले में सर क्या हुआ, मुझे आरआरबी बैंक का मैं थोड़ा सा मुझे काम ज्यादा मिला, तो उन्होंने बाद में मुझे काम दिया, तो मुझे लगा यार ये तो थोड़ा बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अभी मैं सभी जगह बैंक के सभी टॉपिक पे बोल देता हूँ, लेकिन मेरा खुद का जो पसंद वाला टॉपिक है वो एग्रीकल्चर एडवांस। और अच्छी बात है, चेयरमैन साहब के लिए ताली बजनी चाहिए कि उन्होंने मुझे मेरे ही पसंद का टॉपिक दिया। क्योंकि एक बार तो ऐसा हुआ सर, मैंने पहली बार जब बोला, बाकी एडवांसेस पे बोलता हूँ, आयरेक पे बोलता हूँ। अभी मैं रांची में था 2 दिन पहले, मैंने आयरेक पे बोला, मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी है, इसलिए मैंने ये कैमरा लगाया मोबाइल की। चलो एक मेंबर ने बोला यार अपना एग्रीकल्चर भी आप देना, लेटेस्ट वाला कुछ। मैंने चलो ठीक है, जितना रिकॉर्ड होगा ठीक है, नहीं तो कल ऑफिस से स्टूडियो से कर लेंगे रिकॉर्डिंग। तो जब आयरेक पे बोलता हूं तो मुझे एक बार किसी ने दिया कि आपको एलएफआर पे बोलना है। अब वो वाली बात है ना, जिसको जहां पर पहुंचना वहीं पहुंच जाता। मैंने एलएफआर का फॉर्मेट शुरू किया, और जैसे ही एसेट साइड पे एडवांसेस पे आया, मैं वापस आयरेक पे चला गया। आप समझो मैंने एलएफआर पूरा खत्म कर दिया उनका, किस पर दोबारा से आयरेक पे आके। बड़ी मेरी पसंद का टॉपिक है, आज ऐसा नहीं करूंगा। आज कोशिश करूंगा कि अपनी ईमानदारी से, अब पसंद का टॉपिक का मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। और मैं बहुत सी जगह ऐसा देखता हूँ कि हमारे जो मेंबर्स है, जब सर ऐसी ब्रांच मिलती है जो कि रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच है, जहाँ एग्रीकल्चर एडवांस जाहिर सी बात है हो सकता है ज्यादा हो गए, समटाइम्स 80-90% ऑफ द बैंक पोर्टफोलियो जो है वो आपका एग्रीकल्चर एडवांस में मिलेगा, और उसमें भी पता चलेगा मेजर पोर्शन केसीसी का है। तो कई बार अपने मेंबर्स की हालत मैंने ऐसी देखी है सर, कि पुराने लोन की बात तो बाद में करेंगे, अगर केसीसी की बुकलेट की बात कर लेना, कोई फ्रेश एडवांसेस जितने दिए गए उस पर टिक लगा दे कि भाई 5-7-10 फाइलें लेके आओ। अभी आपने देखा होगा पीछे कुछ बैंकों ने, एसबीआई वगैरह सबने अपने डॉक्यूमेंट सब जगह पर एक जगह पार्क कर दिए, लेकिन केसीसी ऐसा है जो वहीं पर रहता है, ब्रांच में मिलेगा डॉक्यूमेंट आपको। बुकलेट आ गई, जो भी आपके साथ स्टाफ गए या पेड स्टाफ गए या आर्टिकल गए, हमने उनको काम दे दिया कि आप जरा ये फाइलें चेक करो। अब वो बेचारा खुद तो ऑडिट पे आया है पहली बार, और चेक करने के नाम पे उसने बुकलेट पूरी देखी, इधर उधर पेज पलटे, आपसे पूछने पहुंच गया कि सर बता दो इसमें क्या देखना है, या ये पेपर होता क्या है। तुम क्या कर रहे हो, सीए फाइनल में हो ना, इतना भी नहीं आता तुम्हें, कैसे सीए बनोगे। तो सीए साहब उनको समझा रहे हैं कि तुम सीए कैसे बनोगे। हकीकत तो यह है कि थोड़ा सा हाथ हमारा भी तंग है। तो अब ये उस बच्चे को कौन बताए कि 10-12 साल हमारी प्रैक्टिस को हो गए, आज हम इसे बताएं कि भाई बुकलेट देखने में तो हम भी थोड़ा सा परेशान रहते हैं। हाँ, पर हम इतना समझ में आ जाता है कि ये जल्दी से एनपीओ होने वाले नहीं है, ये भारत सरकार की स्कीम के लोन है, और इनमें कुछ भी देखने जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा इसके अंदर। या फिर अगर करने जाएंगे इनको एनपीए या कोई ऐसी बात आपको मिल गई, तो शायद पूरी ब्रांच ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे अकाउंट लगभग एक जैसे भी आपके हो सकते हैं। तो मैं अपना डेलिब्रेशन स्टार्ट करता हूँ जी। कहां से स्टार्ट करता हूं मैं हमेशा कहता हूं कि आप खुद कर रहे हैं तो खुद, नहीं तो अपने स्टाफ को, नहीं तो अपने किसी आर्टिकल को, पेड स्टाफ को आज से काम दे दे, अभी भी दिन बच रहे हैं। और काम क्या दे दे वो आप भी ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए। वैसे मैडम ने कवर किया होगा, नए लेटेस्ट नोटिफिकेशन 28 नवंबर 2025 सब कुछ। मैं अपनी रिलेटेड बात करूंगा सिर्फ एग्रीकल्चर एडवांस की। सर आयरेक तो आज भी जिंदा है, एग्रीकल्चर एडवांस पे भी वही लगेगा। एडवांसेस ही हमें मेन देखना है, तो उसकी बात पहले करेंगे।
आयरेक का हमेशा सर्कुलर आता था, मास्टर सर्कुलर, जो कि सर्कुलर को कंपाइल करता था। लास्ट टाइम जब सर्कुलर आया था तो वो 1 अप्रैल 2025 का था, आयरेक का। आयरेक का मतलब समझ में आता ना सबको, इनकम रिकॉग्निशन एसेट्स क्लासिफिकेशन। तो 1 अप्रैल 2025 का था, इससे पहले 24 में भी आया था, कभी 2 अप्रैल में भी आया हुआ है, लेकिन 28 नवंबर 2025 से आरबीआई ने उसको विड्रॉ कर लिया और वो सर्कुलर कन्वर्ट हो गया डायरेक्शन में। अब वो चला गया किसमें, अब डायरेक्शन में अपडेट हो करेगा। अब हर बार नया सर्कुलर नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आरबीआई की साइट या कहीं से आप उसे डाउनलोड करेंगे तो उस पर रेड कलर बीच में लिखा हुआ मिलेगा विड्रॉल, वापस हो गया वो। पर ऐसा वापस का मतलब नहीं, नॉर्म्स खत्म हो गए, कंसेप्ट खत्म कर दिया। वो किसमें चला गया, सर्कुलर की जगह डायरेक्शन में। सर डायरेक्शन ले लो या सर्कुलर ले लो, दोनों में एक ही जैसी बात है मेरी एग्रीकल्चर एडवांस पर। आप नोट करें अपने पास, मैं कुछ चीजें नोट करवा रहा हूं पेज नंबर के साथ, चीज के साथ। ये आपके बस एक बार नोट करवानी है, फिर कुछ नहीं करवाना। पीपीटी में दे दूंगा चेयरमैन साहब को, वो आपको भेज देगा आपके ग्रुप पे। चाहे आप 1 अप्रैल 2025 का सर्कुलर ले रहे हैं मास्टर, या फिर डायरेक्शन ले रहे हैं 28 नवंबर 2025, एक ही बात है। उसका पेज नंबर 15-16। सर 2 पेज ही डाउनलोड कर लेना, बस प्रिंट निकाल लो, प्रिंट निकाल लेना। सॉफ्ट में और हार्ड में दोनों में रखो अपने पास, क्योंकि किसी भी एडवांस के लिए जब आप फाइट करोगे ब्रांच में, तो आप ये नहीं कह सकते कि राजीव जी या कोई और फैकल्टी आए थे उन्होंने कुछ ऐसा बता दिया। आपके पेपर्स ही आपके काम आएंगे। तो पेज नंबर 15 और 16, ठीक है सर, दोनों में एक ही बात है। ये तो हो गया आयरेक का। उसके बाद आईसीआई का हर साल आता है गाइडेंस नोट, करीबन 700-800 पेज का है। अच्छा, जो मैंने मास्टर सर्कुलर भी बताया 77 पेजेस का है, या डायरेक्शन 49 पेज की है, उसमें से मैंने सिर्फ 2 पेज बताए आपको, पेज नंबर 15 और 16। दूसरा मैं आपको लिखवा रहा हूं सेकंड पॉइंट, आईसीआई का गाइडेंस नोट है 2026 का, 800-900 पेज का, लेकिन वो चैप्टर में डिवाइडेड है। जैसे अभी धुरंधर मूवी आई है, चैप्टर में डिवाइड होकर आई है। बहुत सारे लोग आप मूवी देख रहे हैं, कुछ चैप्टर के नाम याद कर रहे हैं उसमें, और कोई किसी से डायरेक्ट पूछ लेना कि वो वाला चैप्टर में क्या कैसा लगा तुम्हें, तो उसे अभी समझ में नहीं आ रहा, कोई चैप्टर की हेडिंग याद नहीं हुई, पर आप याद कर लो। चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर एडवांस पे आप सिर्फ उतना पोर्शन अलग से कट करके पीडीएफ सेव हो जाती है, डाउनलोड कर ले, प्रिंट निकाल ले। पेज नंबर है उसका जी 406 से 4062-431। ये आपका एक पार्ट अपने पास रख ले, करीबन 25 पेज के आसपास हो गए, 2 पेज पहले हो गए। फिर आपको मिलेगा ज्यादातर केसीसी। तो केसीसी में अभी तक इफेक्टिवली चल रहा है, स्कीम बहुत पुरानी है, 98 की, मैं डिस्कस करूंगा अपनी पीपीटी में, आपको देख पाएंगे तो वो अभी तक इफेक्टिव चल रहा है। उस सर्कुलर का नाम है 4 जुलाई 2018, केसीसी का मास्टर सर्कुलर है आरबीआई का। तो आप ये नोट कर ले, केसीसी मास्टर सर्कुलर 4 जुलाई 2018, 15 पेज का सर्कुलर है, लेकिन 7 पेज पढ़ने के, 8 पेज में 4 एग्जाम्पल है। तो पढ़ाई के हो गए 7 पेज से। दोबारा मैं भूल गया इसलिए याद दिलवा दूं दोबारा से। मैंने आपको आयरेक लिखवाया था शुरू में, जिसके 2 पेज लिखे थे, उसमें लास्ट में पीछे एनेक्सर है, एनेक्सर 2 डाउनलोड कर लेना, सिर्फ 2 पेज का है एनेक्सर 2, वो फार्म क्रेडिट पर है। तो कौन सी चीजें क्रॉप से लिंक हो सकती है वो सब वहां पर लिखा हुआ है, क्रॉप सीजन से पेज, 1.5 पेज का इनफैक्ट। तो 2 पेज है, डाउनलोड कर लेना, एनेक्सर नंबर 2, ठीक सर। और आगे बढ़े तो एक प्रॉब्लम आती है, अभी मैं बैठा था, हमारे एक सीनियर मेंबर सर बैठे हैं यहाँ पर, सर मुझसे डिस्कस कर रहे थे, कह रहे हैं वो इंटरेस्ट सबमेंशन में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इंटरेस्ट सबमेंशन के लिए भी आप नोट कर सकते हैं, 2022 में भी आया था, अभी भी आया, इन्होंने कुछ फरवरी में भी शायद निकाला है इसको, और वो सेम ही होगा, अपडेट करके निकाला है उसको, कोई भी कर लो डाउनलोड, एक ही बात है। फिलहाल 22 में क्योंकि परसेंटेज चेंज हो गई थी, तो मैं उसी का आपको बता देता हूँ। नहीं तो अगर आप लेटेस्ट चाह रहे हैं तो 13 जनवरी 2026 का एक इंटरेस्ट सबमेंशन में मॉडिफिकेशन का एक सर्कुलर आया है, इंटरेस्ट सबमेंशन मॉडिफिकेशन स्कीम। आप 13 जनवरी 2026 डाउनलोड कर लो, या फिर आप 23 नवंबर 2022 कर लो, एक ही बात है लगभग, 5 पेज का असर ज्यादा नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट सबमेंशन 5 पेज का ही होगा। बस जी, लिख दिया जितना लिखना था, अब लिखने का काम खत्म। मैं सिर्फ दोबारा चेक करना चाहता हूं, चेक कर लो। आयरेक से 2 चीजें लेनी थी, 2 पेज 15-16, साथ में एग्जाम नंबर 2, वो भी 2 पेज का, तो 4 पेज हो गए। आईसीआई गाइडेंस नोट से करीबन 25 पेज का पोर्शन आपका बना, 406 से 431 2026 गाइडेंस नोट का। उसका केसीसी का मास्टर सर्कुलर 15 पेज, लेकिन 7 पेज ही काम किया उसके।
और एक आपको मैंने इंटरेस्ट सबमिशन का बता दिया है, जो कि आप 2022 का ले सकते हैं, 2026 भी देख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो 5 पेज के आसपास का है। ये सब कुछ आप जोड़ लेंगे ना सर, ये 40-50 पेज के बीच में नहीं बैठेगी। इतना प्रिंट निकालना और शायद खुद पढ़ना, और मैं कह रहा हूं खुद नहीं पढ़ सकते, जो स्टाफ साथ जा रहा है ना उसका आप एक बार अगर आपको आपकी ब्रांच आने के बाद पता चल जाए, लगभग कैटेगरी 4 वालों को तो पता ही होती है कौन सी आने वाली है, ठीक है, मतलब क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। और इसमें थर्ड कैटेगरी वाले भी ज्यादा पीछे नहीं है, बोल के साथ साथ ही है लगभग। और कभी कभी तो फर्स्ट और सेकंड वाले भी दुखी हो जाते हैं, यार वैसे तो सारी ब्रांच ठीक दी है, एक ब्रांच तो बहुत अच्छी दी है, एक पता नहीं कहां की दे दी। तो कभी कभी ऐसी ब्रांच भी मिल जाती है उनको भी। तो ऐसा भी नहीं है कि कभी कैटेगरी 1 और 2 वाले बोले कि हम तो जा रहे हैं फिर घर अपने, कल वाले सेशन में आएंगे, आज का काम तो पूरा हो गया। तो अभी क्या है सर, ये चीज निकाल लो, सारे हथियार पूरे होने चाहिए जब भी आप फाइट पे जा रहे हैं। जरूरत पड़ जाए तो भी ठीक, नहीं पड़े तो भी ठीक, फिलहाल आप प्रिंट निकाल लो। वहां मैनेजर साहब को डराने के काम भी आएगा, खुद के समझने के काम भी आएगा। तो पहला काम पूरा हो गया। अब करते जी बात, जो भी कुछ मैं बोलूंगा वो इन्हीं में से बोलूंगा, ठीक है। कुछ वेरीफाई कर लेंगे, कुछ को मेरे से ज्यादा अगर पढ़ा होगा या करा होगा तो वो मुझे भी समझाए। मैं यहाँ पे हमेशा अपडेट होने के लिए आता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीख के जाऊंगा। अभी मैं कल परसों था, मैं बीकानेर में, मैंने अभी 3 दिन पहले था मैं वहां पर, तो एक मेंबर ने एग्रीकल्चर एडवांस पे एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, वो नॉर्मली किसी ने पूछा ही नहीं, इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछूंगा बाद में जब रेलिवेंट चीज आएगी। तो वो मुझे तो खैर चलो उसका आंसर पता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेंबर ने इतने टाइम बाद एक नई चीज पूछी, या शायद बाकी सबने पूछना सही नहीं समझा होगा कभी, तो आपसे डिस्कस करूंगा मैं। तो जो भी चीज है वो इसी के बीच में से है, कुछ सीख के जाएंगे, कुछ अपडेट होके जाएंगे। कुछ भी नया नहीं है, लेकिन हमें अपनी ताकत को पहचानना है और ऑडिट अच्छे तरीके से करना है। मैं लास्ट में एक चेकलिस्ट भी देके जाऊंगा, वो बन सकती है, सबके पास होगी, मैडम भी बता रही थी। बट पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एडवांस के ऊपर एक चेकलिस्ट के रूप में आप कह सकते हैं जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आप बना सकते हैं। और आईसीआई ने भी गाइडेंस नोट, जो मैंने आपको 25 पेज बोले हैं, 406 से 431, शायद 421 के आसपास का पेज है वो, उसमें उन्होंने लिख के भी दिया हुआ है, नहीं तो मैं कुछ नोट करवा दूंगा। चलो जी शुरू करते हैं सर। एग्रीकल्चर एडवांस के बारे में जब डिस्कशन आता है, इसी से हो जाएगा ये चेंज करने के लिए, चलो खुद ही कर लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर एडवांस में जब आएगी जी, मैं 4 फेस में इसको लेने चाहूंगा। टाइम मेरे पास अभी शायद होगा हाफ एन आवर तो होगा, करीबन 1 आवर, इतना टाइम तो है ना सर, 1 घंटा है ना, ठीक है। चलो कोशिश करेंगे 40 मिनट्स के अराउंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा, देन वी आर टेक द क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इंटरेक्टिव सेक्शन रखेंगे, पर वो आप उसी में से पूछ लेना जो मैं बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके, ये मान के चलो आप ब्रांच में ऑडिट पे आ गया, तो आपका दिमाग है ना, होता है कि ये 2 ब्रांच मिली, पहली ब्रांच तो पता नहीं किस चक्कर में चली जाती है, दूसरी ब्रांच में जाके समझ में आता है कि जो कुछ करना था वो पहली ब्रांच में तो देखा ही नहीं, वहां तो साइन भी हो गया, अब क्या करे। फिर सोचा कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया, अब सारा गुस्सा इसके ऊपर, जो पकड़ में आया वही सही। 4 चोर चोरी करके भाग रहे थे, 3 भाग गए किसी तरह, रफ्तार अच्छी थी, एक बेचारा नहीं चल पा रहा था, उसको पकड़ लिया, तो कह रहे 4 की सजा तुम्हें मिलेगी। तो आप भी कई बार, हम भी ऐसा कर देते हैं। खैर एनीवे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कि कुछ एग्रीकल्चर एडवांस का बैकग्राउंड लेके आएंगे, जो अंडरस्टैंडिंग पर्पज से, उसका वैसे ऑडिट से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं है, फिर भी। दूसरा एरिया जो जरूर हमें करना है, और एलएफआर के अंदर आपको पॉइंट लिखना भी है, 10% से ऊपर के सभी एडवांसेस, है ना, 10 करोड़ से ऊपर के सभी एडवांसेस आपको कैसे चेक करने, ट्रांजैक्शनल ऑडिट। या 10% होता है पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक एडवांसेस में, नॉन फंड, फंडिंग और नॉन फंडिंग मिला के, या टॉप 5 तो करने ही करने हैं। हालांकि एग्रीकल्चर ब्रांच में ज्यादा चांस है कि इतना बड़ा एडवांस 10 करोड़ वाला आपको, या आपको 10% से ऊपर वाले एडवांसेस मिले तो वो नहीं मिलेगी, आपको टॉप एडवांसेस की लिस्ट से ही जाना पड़ेगा। और फ्रेश एडवांसेस पे सैंक्शन डिसबर्समेंट से लेके आगे तक आपको कमेंट्स डालने होते हैं। और हम आमतौर पे जहां खासतौर से एग्रीकल्चर है या केसीसी है, ये सोच के चलते हैं कि भाई 2 या 3 साल से पहले तो अकाउंट एनपीए होगा ही नहीं, तो हम पुराने अकाउंट देखते रहते हैं, जो करंट फ्रेश अकाउंट हुए उसको चेक नहीं करते। और अभी मैंने बताया था बुकलेट देखना भी नहीं आता बहुतों को। तो क्या हुआ कि हम एक सेकंड पार्ट करेंगे फ्रेश एडवांसेस पे, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, इंक्लूडिंग फिक्सेशन ऑफ लिमिट, इंक्लूडिंग व्हाटसोएवर जिस पर बेस करके लोन दिया गया, ठीक है, एटलीस्ट आपके एलएफआर को भरने में मदद करेगा। तीसरा फेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीए, उसके एग्जाम्पल के साथ भी बाकी भी डिस्कशन करेंगे एनपीए को लेके।
चौथा और आखिरी पार्ट हम कवर करेंगे वो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन अलग से, उसका सर्टिफिकेट आपको और हमें साइन करना है, तो चौथा फेज हम उसको लेंगे। उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी सेशन हम आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे उसके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, एग्री कर रहे हैं सब, मेरे साथ बने रहेंगे सब देखो, ठीक है ना? ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला कि मैं भी बोर हो गया और आप भी, तो पढ़ाई कर रहे हैं आराम से करेंगे। आज समझो क्लास ही चल रही है, ऑडिट वॉडिट नहीं चल रहा, क्लास चल रही है। ठीक है जी, पहले पे आते हैं। सबसे पहले ऊपर एक वर्ड देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ जी? PSL सुना हुआ ये, अब तो फुल फॉर्म भी आ गई। क्या गया? प्रायोरिटी सेक्टर, है ना? जैसे किसी ने पूछा पसंद तुम्हारा नाम क्या है, तो ऐसा ही हो गया, PSL आ गया। सर ये PSL है क्या? देखो हमारे देश की 55% से ज्यादा वर्कफोर्स आज भी रूरल एरिया में काम करती है, एक तरीके से बात करें गांव में काम करती है। और किसी भी देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके लिए जो पैसा है, फंड चाहिए, वीकर सेक्शन को इंप्रूव करना, बैलेंसिंग बनाना, किसी पे बहुत पैसा किसी पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, सारी चीजें करना, वो गवर्नमेंट किसके माध्यम से करती है? बैंक के माध्यम से। अब बैंक के माध्यम से जब गवर्नमेंट को करना है, और ऐसे एरिया जिनको प्रमोट करने की जरूरत है, जिन एरिया में गवर्नमेंट चाहते हैं कि यहाँ पर फंडिंग हो, ये चीज डेवलप हो, डेवलपमेंट पैसे से ही होगा, तो उसमें बैंक, चाहे वो कॉमर्शियल बैंक है, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, चाहे वो आपके RRB बैंक से, चाहे किसी भी तरीके की आप जाइए, गवर्नमेंट के पास सबसे अच्छा सोर्स यही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जिसका गवर्नमेंट स्कीम लोन भी बोल देते हैं, चाहे प्रधानमंत्री योजना के नाम से आगे कुछ भी ऐड हो जाए उसके अंदर, हाउसिंग है, बाकी है, सब चीजें हैं। ठीक है, पीछे आपने देखा मुद्रा लोन चलता है, वो भी आपने वर्ड सुना होगा, अलग अलग स्कीम के नाम आप सुनते हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जिन एरिया को डेवलप करना होता है और वहां फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो दे आर फ्रॉम द बैंक साइड की आपको अब टारगेट दे देती है कि आपको अपने टोटल एडवांस का सर्टेन परसेंटेज PSL में फाइनेंस करना जरूरी है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में फाइनेंस करना जरूरी है। उसमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, और भी बहुत नाम दे रखी है मैंने, आपको उसे करना है। कितना टारगेट है? नॉर्मली कॉमर्शियल बैंक का 40% का है, RRB बैंक का 75% का है, इसी तरह अलग अलग आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह में मिल जाएगा। इतना फाइनेंस बैंक को करना पड़ेगा इन सेक्टर्स में टोटल मिला के। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि जब हम PA और NPA की MOC डालते हैं, तो आपने देखा होगा वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर में है या किसमें, किस कैटेगरी का लोन है। तो वो पर्पस ये होता है कि उसका क्लासिफिकेशन जो है वो सेक्टर वाइज भी सही हो। तो प्रायोरिटी सेक्टर को प्रमोट करने में गवर्नमेंट ने क्या किया, टारगेट दे दिया। अब लेते हैं सर, अगर टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो क्या होगा, या जिसका ज्यादा पूरा हो रहा तो वो क्या करे? जैसे मैं कहता हूं कि अगर RRB बैंक की बात करो तो ज्यादातर ब्रांच उनकी गांव में, और अगर एग्रीकल्चर PSL का पार्ट है तो मैक्सिमम फाइनेंस उनका फार्मर्स को है, तो मोरलेस उनका 75 छोड़ोगे तो 90%, 95% पूरा हो रहा है टारगेट। और कुछ ऐसे बैंक है कॉमर्शियल जिनका नहीं हो पा रहा है, उनका पता चला कि 30% चल रहा है। तो सर इसके लिए क्या किया हुआ है, RBI ने ई कुबेर पे एक सिस्टम पोर्टल बनाया हुआ है, वो RBI का है, उसमें बैंक वर्सेस बैंक की डीलिंग होती है। PSLC होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। PSLC की यूनिट बेची और खरीदी जाती है। मतलब अगर कोई, मेरे शरीर में विटामिन कोई कम है और मुझे किसी तरीके से खाने से पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या करूँ, सप्लीमेंट्स लूंगा। तो इसी तरह अगर आपका टारगेट 40 का है, 35 आपने पूरा किया, तो बैलेंस 5% आपको सर्टेन टाइम, ईयर एंड या क्वार्टर एंड, जैसा भी बीच में RBI रिव्यू करता है, आपको एक टाइम स्लॉट मिलता है कि आप उसको PSLC के माध्यम से पूरा कर ले। तो वो क्या करते हैं, प्रीमियम पे वो सिक्योरिटी बेची और खरीदी जाती है डिपेंडिंग अपॉन देयर टारगेट। तो एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं हो रहा एडवांस, लेकिन टारगेट की प्रीमियम की लैंडिंग परचेजिंग अलाउ कर रखी है। तो PSL इसका मतलब सबको पूरा करना ही पड़ता है, नहीं तो बैंक के RBI बहुत सारे उसके बेनिफिट जो है ना रोक देगा। आप समझो सब RBI से गवर्न है। तो पहले चीज आई सर PSL में अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो 19/1/2026 के हिसाब से जो अपडेटेड है वो मैंने लिख दिया है। सब है, एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब इसकी कैटेगरी का पार्ट है। टॉप पे क्या दिख रहा है, एग्रीकल्चर। अगर 40% में कॉमर्शियल बैंक का टारगेट बता रहा हो तो 18% अकेले उसमें एग्रीकल्चर का है। उस 18 में भी 10% की सब कैटेगरी जो है वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की है। अब मार्जिनल फार्मर्स कौन होता है और स्मॉल कौन होता है किसी को आइडिया? मार्जिनल फार्मर्स किसको बोलते हैं? अब तो आइडिया नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ कम है, हाँ जी, कितना कम? इस मार्जिनल के अंदर 1 हेक्टेयर तक
और स्मॉल में 1 से 2 हेक्टेयर तक। वही है, मतलब छोटे किसान, सीधी सी बात, छोटे किसान, उनका भी टारगेट दे रखा है। खैर, पहले आ गया पीएसएल, पीएसएल से मिला आपको एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में जब जाएंगे तो एग्रीकल्चर क्रेडिट की डेफिनेशन 2015 से चेंज हो गई। पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड होता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अभी 3 कैटेगरी बन गई है सर। फार्म क्रेडिट है, दूसरा आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा एंसिलरी एक्टिविटीज है। फार्म क्रेडिट वाला जो क्रॉप्स पे बेस है सारा, चाहे उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, जॉइंट लाइफ ग्रुप हो, केसीसी हो, केसीसी वही आ गया आपका नाम, डेयरी, फिशरी, एनिमल्स, ये सब आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आएगा, जैसे स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज आप समझते हैं, ठीक है। उसी तरह एंसिलरी सर्विसेज के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो आप अप टू 5 करोड़ तक का लोन मिल रहा है वो यहाँ पर आ गया। सर इन 3 कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ईएम फाइनेंस मिलेगा आपको, और उसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो बुक इजीली देने वाला लोन जो है वो है केसीसी। तो 3rd कैटेगरी दिख रहा है केसीसी। सर मेरा लगभग पहला फेज खत्म हो रहा है, मैं दोबारा लिंक करवा देता हूं कहां से आया केसीसी, क्या चीज बनी और क्यों बनी। सबसे पहले आया पीएसएल, पीएसएल के अंदर आया एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर आ गया फिर जाके फार्म क्रेडिट, फार्म क्रेडिट पे आ गया केसीसी। तो आपको ये बैकग्राउंड मिल गया कि भाई किस तरीके से आपको टारगेट पूरे करने हैं और किस तरीके की स्कीम में जाना है। अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बीच में एक स्लाइड और आ गई, वो भी बता दूं। शॉर्ट टर्म क्रॉप और लॉन्ग टर्म क्रॉप तो आपने सुना होगा, पर यहां पर क्रॉप की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है लोन के पीरियड के हिसाब से। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यानी कि जो एडवांस दिया जा रहा है। शॉर्ट टर्म जितने भी क्रॉप लोन है वो सारे शॉर्ट टर्म में ही आते हैं, और मीडियम टर्म के अंदर आपका आता है 3 to 5 ईयर्स के रिपेमेंट शेड्यूल है जिनका। लॉन्ग टर्म के अंदर आता है 5 to 15। जनरली आप देखते हो कि लैंड लेवलिंग या ट्रैक्टर फाइनेंस इसी का पार्ट है। ट्रैक्टर के ऊपर 90 डेज वाले नॉर्म्स तो नहीं चलेंगे। कौन से चलेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाले चलेंगे, ठीक है। क्रॉप्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर टर्म लोन भी, मान लीजिए किसी ने कोई इक्विपमेंट परचेज किया, मशीनरी परचेज करी, पंप सेट लगाया, सब किससे रिलेटेड है उसका, क्रॉप्स पे। इवन फार्मर्स की जो हाउसिंग स्कीम है उसका रिपेमेंट भी किस पर बेस है, क्रॉप सीजन पर। तो यह भी आप सब आप चीज, इसलिए मैंने एनेक्सर नंबर 2 बोला था। एनेक्सर नंबर 2 में लिखा हुआ फार्म क्रेडिट एंसिलरी एक्टिविटीज में शामिल है, मतलब जिसका भी क्रॉप सीजन पर बेस आप चेक करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस या पीएनपी बाइफरकेट करेंगे, वो एनेक्सर 2 में लिस्ट दे रखी है, और उसमें क्रॉप्स तो है ही, जो एंसिलरी एक्टिविटीज ऑफ द एग्रीकल्चर है वो भी शामिल है। तो उसकी लिस्ट के लिए मैंने आपको 1.5 पेज का बता दिया, एनेक्सर नंबर 2 से आपको चीज मिल जाएगी जिस पर वो बेस चलेगा। तो फाइनली हमने पहला एरिया कंप्लीट किया। सर दूसरे एरिया पे आ रहे हैं और उसमें क्या क्या पड़ेगी जरा वो देख लो आपके सामने। मेन हम बात अभी चर्चा करते हैं पहले केसीसी को लेके, क्योंकि उसी की बुकलेट की बात आ रही थी। क्या क्या होगा सर इसमें, थोड़ा सा केसीसी का भी इंट्रो कर लेंगे, स्कीम क्यों आई, क्या है, किसको मिलेगा ये लोन, किसको मिलेगा जी बताना जरा। अभी पहले ये भी पूछ रहा हूं, फिर तो स्लाइड देख के बता दो क्या किसको मिलेगा ये केसीसी, किसको मिलती है, क्या होना चाहिए, वो किसान होना चाहिए। मतलब मैं अगर यहाँ शहर में नौकरी कर रहा हूं और मेरे पास कोई लैंड है जिसमें मैं कुछ गेहूं कुछ भी बो रहा हूं, तो मैं तो किसान हूं या नहीं हूं, किसान भी आप यहां पे भी करो। हम उस किस चीज चेक करेंगे, उसे क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, लैंड होना चाहिए। कौन सा लैंड होना चाहिए, एग्रीकल्चर। मान लीजिए किसी पे, अच्छा चलो जब एग्रीकल्चर लैंड की बात आ गई तो ये बड़े कॉमन चीज आपने देखी होगी कि जब आप देखते हैं बैंक के अंदर तो किसी की तो केसीसी है 2 लाख की, किसी केसी है 10 लाख की, किसी की 20 लाख की। तो ये फर्क क्या होता है, 2 लाख की जरूरत पड़ी होगी इसलिए 2 लाख की ले ली उसने। आपको पता है ना किसान को ये जो लोन मिल रहा है केसीसी कितना सस्ता लोन है। अगर ये सही से पूरा किया जाए तो इफेक्टिव रेट कितना है इसका, 4%। 4% में बैंक फाइनेंस कर रहा है, उससे ज्यादा एफडी का रेट है, तो इससे सस्ता लोन नहीं हो सकता कोई। कभी भी किसान जाके ये नहीं कहता कि मेरी 2 लाख का लिमिट बना दो, 2 लाख का कार्ड दे दो, 2 लाख रुपए दे दो। वो क्या बोलता है मैनेजर साहब से, साहब देखना कितना हो जाएगा। इसलिए कई बड़ी ओड सी फिगर आपको देखने को मिलती होगी, 2,76,000, 3,12,000, ऐसी भी मिलती है, नहीं मिलती आपको लिमिट, क्योंकि 12,000 भी छोड़ना चाहता है, राउंड ऑफ में 3 लाख भी नहीं करवा रहा। तो क्या हुआ कि यहां पर किसी को 2, किसी को 10, किसी को 8 इस बेस पर मिल रहा है, क्योंकि उसके पास लैंड शायद किसी पे कम है, किसी पे लैंड ज्यादा है,
तो मान लो किसी पे 5 हेक्टेयर का लैंड है, किसी पे 10 हेक्टेयर का लैंड है, तो किसको ज्यादा लोन मिलेगा? 10 वाले को। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जो कैलकुलेशन भी हम करेंगे, फिक्सेशन ऑफ लिमिट की बात करेंगे सर, वो 5 हेक्टेयर की भी मैं बात अगर आपको कर रहा हूं तो थोड़ी सी हम करेक्शन कर लेते हैं। लैंड पर बेस है, ये बात आपकी मान लेते हैं, पर कल्टिवेटिव लैंड पर ही बेस है। किस पर बेस है जी? कल्टिवेटिव पोर्शन से कैलकुलेशन होगी। उसके बाद जमीन तो 5 हेक्टेयर है, बट उसमें 4.5 हेक्टेयर ऐसी है जिसपे उपजाऊ भूमि है, जिसपे कुछ फसल उगाई जा सकती है, तो सारी कैलकुलेशन कल्टिवेटिव लैंड पर चलेगी। ठीक है। एलिजिबिलिटी में आपने बताया कि उसके पास लैंड होना जरूरी है। मैं पूछ रहा हूं कि टीनेंट को भी मिल सकता है किसी चीज? किसी की जमीन खुद की नहीं है, किराए पर है, लीज पर है, पट्टे पर है? हाँ, अरे हाँ ना तो कर दो, गलती होगा। अब बैंक मैनेजर नहीं बैठा, सबसे जरूरी हमारा आर्टिकल साथ नहीं है, किसी का आर्टिकल नहीं है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से, कोई परेशानी नहीं, सब आपस में। हाँ जी, क्या है बताओ? मिल सकता है लीज पे? है कुछ मना कर रहे, कुछ हाँ कह रहे, तो 2 आवाजें आ गई यहां से। चलो, हाथ वाथ नहीं खड़े करवाता मैं, ठीक है। तो बस ये कि इतना समझ में आ गया, दोनों तरीके से आवाज आ रही, तो उसी से काम चला लो। देखो जी, इसके अंदर लीज यानी पट्टे पर भी टीनेंट को भी अलाउ है। सब्जेक्टिवली बहुत सारी बातें देखिए, मोटा मोटा गवर्नमेंट से वो लीज होनी चाहिए आप पे, ठीक है। 99 ईयर्स की आप समझते हो, उस तरीके से आप पे हो तब। ये नहीं कि खेत उसका, उसने कह दिया आपसदारी में तुम कर लो, ये पैसे मुझे दे देना, आधे तुम रख लेना, और वो जाके केसीसी भी लेके आ जाए, ठीक है। तो ऐसा उसको नहीं मिल सकता, ठीक है जी। तो फिलहाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है किसको मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं तो इस लिस्ट के साथ साथ ये लिस्ट आपको बता रहा हूं इसलिए कि डॉक्यूमेंट देखने में मदद भी मिलेगी। बाद में चेकलिस्ट भी दूंगा, तो उसी में से, इसमें से कुछ निकालेंगे कि आप एडवांस में मेल भेज दें, आपको पता चल जाएगा आपकी ब्रांच का एग्रीकल्चर एरिया ज्यादा है, तो आप उनको कुछ चेकलिस्ट में इसी से रिलेटेड कुछ चीजें मांग भी ले, जो आपको आगे मदद करेगा। जब आप पहुंचेंगे तो आपको पेपर्स रेडी मिल सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट और लोन अमाउंट। फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट पे ले लेते हैं एक छोटी सी पॉइंट, करे तो आपने बहुत ऑडिट है। किसी को कितना मिलेगा ये भी हमने कहा जी, उसका कल्टीवेटिव लैंड देख लो। मान लो कल्टीवेटेड लैंड उसका 5 हेक्टेयर है, अब वो कहता है मैं लॉन्ग टर्म क्रॉप इस पे लगाऊंगा, गन्ना मुझे बोना है, तो फिर आता है जी उसको पैसा कितना मिलेगा। तो हर स्टेट का स्टेट लेवल बैंकर कमेटी है, एसएलबीसी सुना होगा आपने। एसएलबीसी जैसे स्टेट लेवल की कमेटी हो गई, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी होती है, इसी तरह ब्लॉक लेवल कमेटी भी होती है, और उसके यहां पर एक टेक्निकल कमेटी भी होती है, विच हैव द रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ द स्केल ऑफ फाइनेंस। मतलब वो डिसाइड करता है कि हमारे यहां पर, हमारे स्टेट में इस फसल में ये स्केल रेट बनेगा, इस वाली फसल का ये बनेगा, दाल का इतना बनेगा, गेहूं का इतना होगा, गन्ने का इतना होगा। मान लेते हैं कि गन्ना उसे बोना है और गन्ने का रेट है सपोज 2 लाख रुपए पर हेक्टेयर, थोड़ी देर के लिए ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 5 हेक्टेयर उसकी जमीन, ठीक है, 2 लाख रुपए पर हेक्टेयर उसको स्केल ऑफ फाइनेंस अलाउ करता है मैक्सिमम। 2 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, 10 लाख हो गया, तो 10 लाख उसकी अमाउंट आ गई। लेकिन अभी इसमें 10% और जुड़ जाएगा, पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग फार्मर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 20% और जुड़ जाएगा मेंटेनेंस के नाम का, एंसिलरी एसेट्स पे, लैंड लेवलिंग के नाम का, यानी फ्लैट 30% जोड़ दो। तो 10 लाख बेस था, 30% ऐड कर दो, कितना ऐड हो गया? 13 लाख हो गई फिगर। ये फर्स्ट ईयर की उसकी लिमिट बन गई। किसकी बन गई जी? लेकिन लिमिट कितने टाइम की बनती है? 5 साल की। तो अगले साल की लिमिट कितनी आएगी? 10% बढ़ के। तो 30 लाख का 10% ऐड कर लो, 130 और ऐड करेंगे तो 1430, फिर नेक्स्ट टाइम 1430 का 10% कर लो। ऐसे बढ़ते बढ़ते 5th ईयर पे आ जाएंगे। सपोज 5th ईयर इज 18 लाख, लेट्स से 5th ईयर की फिगर राउंड ऑफ कर दिया मैंने 18 लाख। मेरा एक सवाल है आपसे, वो सवाल मेरा इसलिए बना कि आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। ये तो मैंने थोड़ा एग्जाम्पल बड़ा ले लिया क्योंकि मुझे लगा आप ज्यादा पैसे वाले, जमीन थोड़ी ज्यादा लोग, या तो इन्होंने छोटे किसानों के लिए किया हुआ है। तो वहां पर क्या है कि आपको पता चलेगा कि पीछे 1,60,000 था, 2 लाख हो गया, 2 लाख से ऊपर पे आपको मॉर्गेज करना है, ठीक है जी। अब 2 लाख रुपए से ऊपर पे मॉर्गेज होगा। मेरा सवाल इतना है कि अगर किसी की फर्स्ट ईयर की लिमिट जो है वो बाई चांस 1.5 लाख है, यानी 2 लाख से कम ले लिया मैंने एग्जाम्पल, और 5th ईयर की लिमिट उसकी 2 लाख से ज्यादा है, सपोज 2.5 लाख है, तो उसका
जो लैंड जो वो केसीसी लेगा, तो मुझे बताए कोलेट्रियल उसमें लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोलेट्रियल सिक्योरिटीज की बात आएगी नहीं आएगी? 2 लाख की लिमिट है, जबकि कोलेट्रियल सिक्योरिटी 2 लाख से ऊपर के लोन पे लेना, आप 2 लाख तक पे नहीं लेना है, 2 लाख तक पे नहीं लेना। मुझे बताइए कि उसमें क्या होगा? 1.5 लाख का पहले साल का उसका है, तो पहले साल बच जाएगा वो। जिस साल वो 2 लाख से ऊपर क्रॉस करेगा उस साल उसको जाना पड़ेगा। सर, जितनी जगह पर भी कोई अमाउंट बेस आपको लेना है वो 5th ईयर को लेना है, आज ही पहले साल ही। चाहे आप वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, चाहे आप सिबिल की बात कर रहे हैं, चाहे आप क्रिफ निकालने की लिमिट की बात कर रहे हैं, जो कि सेकंड आपको चाहिए 10 लाख से ऊपर पे हो गया वो, आप कोई भी लिमिट पूरे एग्रीकल्चर में कहीं पर भी लोगे, क्राइटेरिया में अगर कहीं लिमिट लगी हुई है तो वो आपकी 5th ईयर की कवर करेगा। तो 5th ईयर की लिमिट अगर मेरी 2 लाख से ऊपर जा रही है तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट मुझे फर्स्ट ईयर ही फुलफिल करनी है, ऑल्दो मेरा फर्स्ट ईयर का फाइनेंस उससे कम है उसके बावजूद। तो ये भी डिटेल पड़ेगी सर। हम आखिरी लिखा हुआ है सर, इंटरेस्ट सबमिशन की बात करेंगे। तो थोड़ा सा हमने इंडेक्स पढ़ा अभी। तो केसीसी कहां से शुरू हुआ? 1998 में ये स्कीम आई फार्मर्स के लिए, क्रेडिट कार्ड। जैसे आपका हमारा क्रेडिट कार्ड चलता है ना सीए का, तो आजकल वो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले और अभी एक नए प्राइवेट बैंक जोड़ा इन्होंने, कौन सा जोड़ दिया है? एयू है ना। तो इसी तरह, और उस क्रेडिट कार्ड की खास बात क्या होती है, आपकी एक लिमिट आ गई 5 लाख की लेट से, तो आप जितनी बार 5 लाख तक निकाले यूज करें उसको 5 लाख तक की लिमिट तक आप यूज कर सकते हैं। फिर आपने बिल डेट पर या बीच में आपने पे कर दिया तो आपके अनयूटिलाइज लिमिट फिर दिख जाएगी, आप फिर यूज कर लो। तो किसान को भी ऐसा ही चाहिए था कि उसको आज फसल के लिए, चीजों के लिए पैसा चाहिए, और फिर उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग करनी है, उसको उसके एक्सपेंसेस चाहिए, इस बीच में घर का खर्चा चलाने को चाहिए, उसके बाद वो जब उसको बेचेगा तब उसका पैसा आएगा, पर अगली बार फिर उसको वो रोटेशन चाहिए। तो बार बार डॉक्यूमेंट कौन पूरे करेगा भाई? तो उसका भी एक तरीके का क्रेडिट कार्ड बना दिया कि विद इन लिमिट जरूरत पड़े पैसा निकालो, अपना काम करो, जब आ जाए पैसा उसे वापस जमा कर दो। यानी कि इजीली दिया जाने वाला लोन या इजी डॉक्यूमेंटेशन पे दिया जाने वाला लोन है केसीसी की स्कीम। ये 98 में किसानों के लिए आई, लेकिन बाद में इसमें जो है ना उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट को और ऐड कर दिया, यानी इसमें एलाइड सर्विसेज जोड़ दी। यानी सिर्फ एक, पहले तो खाली क्रॉप्स पे बेस आई थी, फिर उन्होंने क्रॉप्स के साथ साथ देखा यार डेयरी भी चाहिए उसको, जानवर भी चाहिए उसे, बाकी चीजें भी चाहिए, सब चीजों का बेस कहीं ना कहीं है तो उसकी फसल ही। तो इन सब चीजों को लिंक करते हुए इसका दायरा बढ़ाया गया, और ये दायरा बढ़ा के 2004 में इसको लेके आ गए, फिर 2012 में रिवाइज हुआ, और 2018 में आपको मास्टर सर्कुलर बताया ही है। तो फिलहाल अभी मोटा मोटा वही चल रहा है 2018 का सर्कुलर। तो केसीसी का बैकग्राउंड हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ और भी है। सिंपल और हैसल फ्री दिया जाने वाला लोन है फार्मर्स को, और बैंकर्स के लिए भी इजी है। बैंकर्स के लिए मतलब उसके भी एक बार पेपर पूरे हो गए, काम चल रहा है बार बार, ये नहीं कॉमर्शियल सीसी की तरह आज स्टॉक स्टेटमेंट लाओ तुम्हारी डीपी निकालेंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, ठीक है। तो किसान के पास तो इतना कुछ है ही नहीं। तो दोनों के लिए इजी अप्रोच है। किसी लिए लोन मिलता है पहले में लिखा हुआ है, तो वो क्लियर हो जाएगा लैंड कौन सा लेना था हमें। टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस के लिए, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन के लिए, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स हाउस होल्ड के लिए, और इसी तरह इंटरेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताया हाफ ईयरली एनुअली रेस्ट के हिसाब से। तो कुछ कंपाउंडिंग कब होगी, अगर एनपीए अकाउंट नहीं है तो उसमें कंपाउंडिंग नहीं है। ये कुछ केसीसी की खास बातें हैं, फिलहाल शायद उतनी जरूरी आपके लिए नहीं है, ये भी मैं बता चुका हूं। क्या बताया था मैंने आपको, किसको लोन मिलेगा? फार्मर्स को, ठीक है। फार्मर्स में भी लेकिन याद रखना इंडिविजुअल भी आते हैं और ज्वाइंट भी आते हैं। ज्वाइंट में कौन से थे, वो भी आए थे, नाम कौन से आए थे? सेल्फ हेल्प ग्रुप। आपने देखा होगा एक पेज पे 3 4 5 फोटो लगे होते हैं, ये सब मिलके काम करेंगे, मिलके पापड़ बनाएंगे, मिलके कुछ और करेंगे, दूध इकट्ठा करेंगे, उसको बेचेंगे, ऐसा आता है ना सर। तो ये सब इसके अंदर कवर हो गए। तो अभी इंडिविजुअल हो गए, जॉइंट बोरोवर्स हो गए, और टीनेज फार्मर्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मिल सकता है, नीचे लिखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आ गए, जॉइंट लाइबिलिटीज ग्रुप आ गए, तो ये एलिजिबल पर्सन है जिनको लोन मिल सकता है केसीसी का। तो दूसरे फेज को अभी और आगे बढ़ाते हुए डॉक्यूमेंट पे आ जाता है जी। उसी के इंडेक्स का पार्ट चल रहा है जो पीछे स्क्रीन आई थी। तो पहले केसीसी का समझ लिया, थोड़ा आइडिया, इंट्रो हो गया, एलिजिबल क्राइटेरिया हो गया, 2 पॉइंट हो गए ना उसके। अब याद है ना कौन सा था वो? इससे पीछे वाला दिखाता हूं, कहां पर थे जी हम? इंट्रोडक्शन हो गया,
मोटा मोटा केसीसी 98 से आगे चलते चलते कहा तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अब तीसरा आ गया डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में बात कर लेते हैं। आप खुद सोचो कि लैंड पर और फसल के लिए लोन दिया जा रहा है, पहले मेन वाले पे ही आ जाते हैं, फिर अलाइड एक्टिविटीज पे इन्वेस्टमेंट में बाद में आ जाएंगे। तो क्या लेके आएगा बताओ, आप कैसे निकालोगे उसकी कैलकुलेशन? उसकी कैलकुलेशन का तरीका यही बनेगा कि भाई उस पर जमीन होनी चाहिए, जमीन उसके नाम पे होनी चाहिए, जमीन में कितना एरिया उसका उपजाऊ है वो पता होना चाहिए। इंतखाब आपने सुना होगा, कुछ वर्ड होता है, बुलेक अभी पोर्टल बन गया, वहां से आप देख लो। खसरा खतौनी समझ में आती होगी वर्ड, कुछ तो सुने हुए ये वर्ड आपने। अच्छा, खसरा और खतौनी में क्या फर्क होता है? खसरा खतौनी एक ही वर्ड है, दो अलग अलग है तो वो कौन से दो डॉक्यूमेंट, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है, किसी के घर में जुड़वा भाई बहन है तो सबको पता है उनके नाम ऐसे रखा जाता है, सोनू मोनू कुछ भी रख दिया। अब सोनू मोनू करके मिलते हैं। कुछ जन ऐसा तो जो कभी कभी उनके यहाँ आता है वो पूछता है सोनू मोनू दिखाई नहीं दे रहे, वो एक साथ ही बोलते हैं। क्या पता चला एक बच्चा बैठा हुआ है तो उससे पूछ लिया बेटा मोनू दिखाई नहीं दे रहा, कहता मोनू तो मैं ही हूं। अच्छा मोनू तुम हो तो कोई बात नहीं, नाम गलती से सोनू को बुलाओ। आपको तो लगता है गलती बोल दी आपने, बच्चे को बहुत फील होता है। अगली बार ये अंकल आएंगे मैं नहीं आऊंगा इनके पास, ये अंकल मेरा नाम गलत लेते हैं। अच्छा वो पहचान नहीं पा रहे, लेकिन घर वाले कैसे पहचान लेते हैं कि ये सोनू ही और ये मोनू ही है, जबकि दोनों बहुत मिलते हुए जुड़ो में। कैसे पहचान लेते हो फर्क? कहीं ना कहीं उन्होंने 2 4 10 मिनट या बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से देखा होगा, या वो तो आदत पहचानते होगी। खैर तो बाहर वाले हाँ ये सोनू है, ये दिख गया कुछ भी समझ के, और ये सोनू मोनू का फर्क समझ में आ गया। अगर आपने 5 मिनट 10 मिनट कंसंट्रेशन से लगा दिया, जिस दिन सोनू मोनू ने आपको बताया था, टोका था पहली बार, उस दिन आप थोड़ा सा रुक के समझ लेते बेटा सोनू मोनू अंकल वो ऐसा दिख, मैं तो ये बोलता हूँ अच्छा थोड़ा ध्यान कर लेते सोनू में ये खास बात है, मोनू में ये, तो क्या होता है आगे से कभी उनसे गलती नहीं होती। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर कैजुअली हो गए। तो सर खसरा खतौनी में क्या फर्क होता है? फिर सवाल वही है। हाँ बता दो, अब तो बता दो, कोई तो बता दो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, पता होगा भैया बता रहे। सर प्लीज नाम भी बताएंगे अपना। राजकुमार जी नाम है, बिल्कुल राजकुमार वाला काम आपने किया। दोबारा बता दे बस मुझे एक बार, आवाज थोड़ी कम आई। एक में लैंड का टाइटल होता है, हाँ, और एक में क्या होता है? अच्छा उसमें क्या क्रॉप बोई जाएगी, कौन सी होगी, ठीक है। तो खसरा जो होता है वो उसके अंदर ये होता है कि इसमें कौन सी क्रॉप बोई गई है, उसका रिकॉर्ड है, वो पिछले साल कौन सी बोई गई है ना। और खतौनी में क्या होगा? खसरा में उल्टा होता है। अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक। मैं ये देख रहा हूँ सोनू मोनू सबको सब समझ में आ रहे नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं इतने पर सर सुनो, मैं कह रहा हूं समझ में आए नहीं आए, आज इनको ये समझ में आ गया, 2 अलग चीज होती है नहीं। आज इन्हें पहली बार तो आज होगा तो ये समझ में आया, आप समझ रहे बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जब ये फर्क करने बैठेंगे तो फर्क तो अपना आप कर लेंगे, ये क्या और वो क्या। पहली बात पता होनी चाहिए कि कुछ क्वेश्चन है भी या नहीं, क्योंकि हम मोटे मोटे क्या करते हैं सीसीओडी डीपी से बाहर ही नहीं आते, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है 5 10 15 करोड़ के लोन को देखने की। आपने बस की 50,000 गाय भैंस ये देखना बस की नहीं है। सच्चाई तो ये है, हम इतने छोटे काम करते ही नहीं। ब्रांच जरूर 100 करोड़ की हो गई होगी वो एडवांस में, लेकिन अपने पास अकाउंट चाहिए ना मोटा, और मोटे अकाउंट में तो आप ये भी कर दे तो पार्टी को बुलाओ, उसकी विजिट करवाओ, है ना। मोटे अकाउंट की तो आप ऐसी भी बात कर देते हो, ये किसानों में बेचारों को क्या बुलाओगे और क्या समझोगे उसके साथ, ठीक है। बट वो तो बैंक की बेचारा लगा हुआ किसी तरह, जिसका नहीं भी बन रहा इंटर सबमिशन उसको इंटर सबमिशन दिलवाया जाए, जिसके पैसे नहीं घूम पा रहे तो 4-5 को बुला के उनकी मीटिंग करवा के उन्हीं की अल्टा पल्टी करवाई जाए, तू भी आ जा भाई, तू भी आ जा। अब आप जो हकीकत चल रही है वो आपको पता है, ठीक है। क्या है ये हटा दूं मैं रिकॉर्डिंग, ये लाइव नहीं जा रही है, ठीक है। तो कुछ नहीं, मुझे लगा कि कुछ सोच रहे हो कि ये भी चली जाएगी, और पता चला डिपार्टमेंट में कहीं चली गई, इसलिए मैं अपने कैमरे से रिकॉर्ड करता हूँ मोबाइल से, ठीक है। फिर अपने पास एडिटिंग का माहौल बना हुआ, लाइव वाला कोई चक्कर ही नहीं है अपने पास, तो बड़ा इजीली काम करने वाली बात है। तो फिलहाल पेपर्स चाहिए आपको, क्या? जमीन, कौन सी फसल, ठीक है। उसके बाद अगर वो फसल चेंज करना चाह रहा है वो भी कर सकता है, रिवाइज भी हो सकता है केसीसी में, आपको बता दूं, लेकिन नॉर्मली कोई करवाता नहीं, क्योंकि पहली हायर उसे कौन सी फसल बोनी है नहीं बोनी है क्या चढ़वाना बात की बात है। फिलहाल वो हाईएस्ट वाले लोन पे जितना जा सकता है चला जाता है। कुल मिला के आपको जमीन चाहिए,
फसल कौन सी है वो चाहिए, कितना एरिया है, उसी के नाम है, ये सब चाहिए। उस पर कोई लोन तो नहीं चल रहा कहीं और से, तो उस पर डॉक्यूमेंट पहले से किसी और बैंक से लेके तो उस पर नहीं ले रखा, ये सब चीज आपको मिल जाएगी। सब बुले के खसरा खतौनी से, एडवोकेट की रिपोर्ट से। 10 लाख से ऊपर का लोन होगा तो उसके अंदर आजकल दूसरे एडवोकेट से वेटिंग भी हो रही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो वेटिंग का मतलब होता है रिपोर्ट जो है ये भी सही है ना, एक तरीके से डबल रिपोर्ट हो गई। तो आपको नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, लिस्ट में आ जाएगा, कहीं भी दिखा हुआ आ जाएगा। तो बुलेक से आपने डॉक्यूमेंट हुए, खसरा खतौनी आपने दी, आइडेंटिटी प्रूफ तो केवाईसी है बोरोवर की, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आ गया, सिविल समझ में आती है आप सबको, ठीक है। उसके बाद आपका क्रिफ में यहाँ या इन्होंने अभी मैंने भेज दी थी इनको दूसरी स्लाइड भी, ये पुराने वाली आ गई। 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, 10 लाख रुपए की लिमिट है, 10 लाख से ऊपर पे आपको सेकंड भी चाहिए तो क्रिफ की रिपोर्ट भी लगेगी। नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए बता दो, इसमें थोड़ा सा चेंज समझ लो आप, क्योंकि सिविल पे और इस पे सारे बैंकों का चढ़ के आता है। तो पहले होता था कि उस गांव में जितने भी बैंक है, ब्रांचे है, उन सबसे आपको एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता था। सब उसी एक पेज पे बॉन्ड लगाते थे, हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं। सर अब सब तो सिविल पे चढ़ के आता है। तो अभी क्या है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी क्यों वैलिड चल रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है तो उससे लिखवा के लाना आपको, ठीक है। इसी तरह एक कौन सा और इन्होंने ऐसी सोसाइटी कौन सी बता रखी है, भूमि करके भी कोई एक वो थी फाइनेंस वाली कंपनी, 1-2 के लिए छोड़ा हुआ इन्होंने, मोटा मोटा आपका कमर्शियल बैंक इससे बाहर हो गया। तो अभी भी नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जिसे उस एरिया में अगर है तो कोई और फाइनेंस वाला, तो उससे आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद फोटो तो नॉर्मल हो गया, इलिटरेट है तो 2 के साइन हो गए। मॉर्गेज ऑफ लैंड पे भी अमाउंट ये थोड़ी चेंज कर लो, ये 1 जनवरी 2025 से चेंज हो गई थी। भाई साहब मैंने दूसरी स्लाइड भेज दी, उन्होंने इसमें डाली नहीं। मैं आपको जो मिलेगी आपके पास जो आ जाएगी ग्रुप पे, वो नई वाली आ जाएगी, चेंजेस वाली आ जाएगी। 1,60,000 की जगह 2 लाख रुपए की लिमिट हो गई आपकी, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से थी ये, पिछली बार भी हो गई थी। तो 1,60,000 की जगह 2 लाख आप मान के चलिएगा। तो मॉर्गेज ऑफ लैंड का कब आएगी लिमिट, और लिमिट कौन से ईयर की चेक करोगे, फर्स्ट या फिफ्थ? अब तो सही आंसर है फिफ्थ, पहले भी सही होगा वैसे तो, काफियों को सब पता होता है। एक टर्म और आ गई जिसको भी पढ़ लेते हैं, एसएलबीसी, जिक्र आया था ना एसएलबीसी। अभी इतना खतरनाक क्यों बन गया, इसको थोड़ा सा मैं, ये तो बाकी कमेटी के नाम है। लीड बैंक जो इसका कन्वेनर बैंक होता है, हर 3 महीने में एक इनको मीटिंग करनी पड़ती है। सब चीजें, नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, कौन से क्या हो रहा है, कौन सी फसल का क्या स्केल ऑफ फाइनेंस, सब कुछ मालिक ही है, आरबीआई ने इनको मालिक बना रखा है, ठीक है। इसकी चर्चा भी मैं एनपीए के साथ कर लेता हूं। ये वापिस एक बार आ गया जी, सिक्योरिटी मार्जिन किस पे चाहिए किस पे नहीं चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से अपडेटेड ही होगा। ये अप टू ब्रैकेट वाले को पढ़ लो आप, पुराने वाले 1,60,000 है, और अपडेटेड में लिखा हुआ 2 लाख रुपीज तक का अगर है 1 जनवरी 2025 के बाद, तो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी? अच्छा बता, क्रॉप में प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? ऑलवेज क्रॉप, उसी के लिए लोन मिला है। और सेकेंडरी या कोलेटरल सिक्योरिटीज में आपका क्या आएगा? लैंड की बात आ जाएगी। तो अगर अप टू 2 लाख तक का है तो सिर्फ क्रॉप ही उसके अंदर रहेगी। अप टू 3 लाख की इन्होंने अगर टाइप रिकवरी वाला केस है क्या होता बता दूंगा, तो भी इसमें क्रॉप रहेगा। मार्जिन बैंक डिसाइड कर ले अगर करना है तो, और उससे ऊपर वाले में आपको कोलेटरल रिक्वायर्ड है, जैसे लैंड की हमने बात करी, उसका मॉर्गेज आपका करवाना पड़ेगा, तो वो चीज आपके पास रहेगी। इंटरेस्ट सबवेंशन में भी बाद में लूंगा, मैं लास्ट में लेना चाह रहा हूं, पहले मैं अभी आता हूं आपको, ये भी मैं की पॉइंट भी वही लास्ट में ले लूंगा समझाते हुए। मैं थोड़ा एनपीए को साथ में लिंक कर लूं तो वो मेरी चीजें कवर हो जाएगी उसके साथ। सर एनपीए के नॉर्म्स पढ़ लेते हैं, जो 2 पेज मैंने आपको लिखवाए थे आईरेक से, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर एडवांस पे, क्योंकि जो जनरल 90 डेज स्टैंडर्ड है, अच्छा वो सब मेरे ख्याल से फैकल्टी आज मॉर्निंग में रहे हो गए या कल भी आएगी आपके पास। तो 90 डेज के ऊपर बहुत सारी क्लैरिफिकेशन आ गई थी 21 और 22 में आरबीआई की, वो सब आपके पास होगी। 15 फरवरी 2022, नवंबर 21, तो वो सब क्लैरिफिकेशन से बहुत क्लियर है कि 90 डेज कैसे होते हैं, ओवर ड्यू, पास ड्यू, जो भी आप बोलते रहे होगे। लेकिन अगर 90 डेज एग्जैक्टली 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है किसी का, अगर 90 डेज वाले को थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं, तो उसमें कई बार बैंक वाले ये बहुत बहस करते थे जी ये तो 90 डेज से ज्यादा, यानी 90 डेज ओवर ड्यू होने पर होगा अकाउंट एनपीए, तो आज तो 90 डेज है इसका, तो ये कल होगा 1 अप्रैल में सर। लेकिन अब कैसा होता है, अब सेम डे से होता है सर। सेम डे से पे क्लैरिफिकेशन आ गई है कि अगर एक बार बैंक का डे एंड चल गया, अगर 31 मार्च को शाम को 8 बजे डे एंड चला दिया बैंक ने, अब तो ऑनलाइन बैंकिंग और 8 बजे तक कोई पैसा आया नहीं या उतना नहीं आया जितना बचाने के लिए चाहिए, तो वो अकाउंट क्या हो गया है, एनपीए मार्क हो जाएगा सेम डे से। तो डेट ऑफ एनपीए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा टच इसलिए कर रहा हूं
और जिन अकाउंटों को बैंक ने खुद भी एनपीए मार्क कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, वो भी चेक करने आपको, क्योंकि उसकी डेट ऑफ एनपीए चेक करो। ये नहीं स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड कर दिया तो काम चल जाएगा, हो सकता है सीधा डाउटफुल में जाना, बिकॉज उसकी डेट पुरानी थी। तो डेट ऑफ एनपीए को जरूर चेक करें। जितना आपका रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट है वो वहां से देख ले, सारी बात हो गई। चलो खैर 90 डेज छोड़ देते हैं, एग्रीकल्चर पे बैक करते हैं। एग्रीकल्चर एडवांस में क्या लिखा हुआ सर? एग्रीकल्चर एडवांस में लिखा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर एडवांस के अंदर या क्रॉप्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, जो फाइनेंस दिया जा रहा है वो अकाउंट अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप है तो 2 क्रॉप सीजन ओवरड्यू होने पर, और लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो 1 सीजन ओवरड्यू होने पर अकाउंट एनपीए होगा। यह आयरक में लिखा है। एंड अ क्रॉप सीजन विल बी डिसाइडेड बाय, क्रॉप सीजन कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई ने नहीं करा। कौन डिसाइड करेगा? वो उसके लिए रेफर करवा दिया, किसके पास चले जाओ? एसएलबीसी के पास चले जाओ। और हर स्टेट का अपना एसएलबीसी होगा। मुझे तो यूपी का पता है, यूपी का जो लीड बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, राजस्थान का भी शायद वही है, यहाँ का मुझे पता नहीं है, तो एमपी का नहीं आइडिया मुझे, लेकिन शायद बैंक ऑफ बड़ौदा ही हो। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा यूपी का है, उन सबका मैनुअल आता है, गाइडेंस जिसको बोलते हैं, उसका पेज नंबर 104 है। मैं यूपी वाले का तो बता रहा हूं, मुझे याद है इसलिए। पेज नंबर 104 पे उन्होंने इलस्ट्रेट देके बताया हुआ है कि कितना सीजन मानेगी और कैसे निकाला गया है, कैलकुलेशन बताइए। तो भैया अगर आपको ज्यादा डाउट हो तो आप जिस जगह का आपको ब्रांच ऑडिट मिले उस एरिया में जो उसका एसएलबीसी का गाइडेंस नोट है वो उनसे मांग लो, नहीं तो नेट पे कहीं से सर्च कर लो। फिल्टर आजकल तो यही बता देता है, वहां से डाल के निकाल लो, पता चल जाएगा इसका सीजन पीरियड कितना डाला हुआ है, लॉन्ग में और शॉर्ट में। तो सीजन पीरियड के लिए कहां जाना है अपने को? एसएलबीसी। अब सीजन पीरियड एसएलबीसी डिसाइड करेगा तो अकाउंट एनपीए हमें उसी के हिसाब से देखना है। तो कुछ और भी है क्या सर? एक एग्जांपल जो आपको मैंने गाइडेंस नोट दिया था 25 पेज का, उसके अंदर 2 पेज शायद 421-22 ऐसी कुछ पेज हो गया, 22-23 होगा, उस पे एग्जांपल आईसीआई ने दे रखा है। मैं इस एग्जांपल को आपको यहां से तो देख नहीं पाओगे, पीपीटी आपको मिल ही जाएगी। मैं ऐसे कुछ डिस्कस कर लेता हूं तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ जाए। ठीक है जी, एक बार शॉर्ट टर्म पकड़ लेते हैं, शॉर्ट टर्म क्रॉप, एक बार लॉन्ग टर्म। पहले एग्जांपल से चलता है, एग्जांपल वाले क्या कहना चाह रहे हैं। आईसीआई की बात कर रहे हैं सर, आईसीआई, ठीक है। आईसीआई ये कहता है, या कोई भी ये कहता है कि जब आप शॉर्ट टर्म क्रॉप पे जाते हैं तो क्रॉप को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, रबी की फसल हो गई और खरीफ की फसल हो गई। अब ये खरीफ और रबी नहीं समझ में आ रहा है, पहले वो सोनू मोनू से पीछा छूटा हमारा, ठीक है, वो भी पढ़ लेना। चलो, खरीफ की फसल का पीरियड हुआ 1 अप्रैल से 30 सितंबर, सीजन पीरियड, ठीक है। रबी की फसल मतलब आपकी हो गया, उसका गेहूं वगैरह हो गए, वो कब हो गए? 1 अक्टूबर से 31 मार्च। पहले तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, किसी ने 31 मई को 2022 में लोन लिया बैंक से, क्रॉप लोन। अब कैलकुलेशन तो जो भी बनी उसकी 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, हमें पता चल गई कैसे बनेगी। कैसे बनेगी बता दिया था मैंने आपको। लैंड पकड़ो, स्केल फाइनेंस से कौन सी क्रॉप बोना चाहता है, बुकलेट में सब लिखा होता क्या क्या। कभी कभी ऐसा भी होता है वो ये बताता मैं अपने 5 में से 3 हेक्टेयर में ये बोऊंगा, 2 हेक्टेयर में ये बोना है मुझे, तो सबका अपना अपना रेट लगेगा, उस हिसाब से काम होगा जी, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हमने कहा कि जो भी फाइनेंस है, मान लीजिए 31 मई को लिया उसने बैंक से लोन, सर 31 मई से कोई पीरियड काउंट मत करना, चाहे आपके पास 22 महीने की कैलकुलेशन है, 21 की आए या 30 की आए या 36 की आए, 42 की आए, भी सबकी राय अलग अलग आएगी। कोई भी राय आपकी बने, वो कैलकुलेशन आप 31 मई से नहीं करोगे। हम सोचते हैं डेट ऑफ लोन या डेट ऑफ डिसबर्समेंट से लेना है। सर जो फसल का सीजन है वो अप्रैल टू सितंबर है। अगर उसने 31 मई को या 15 मई को भी लिया, उसका सीजन उस सीजन पीरियड में काउंट हो गया है, चाहे उसने 10-15 दिन बाद भी लिया लोन। मेरी बात समझ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है, वहां से कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है हमारे वाले ऑडिट पीरियड के 10 अप्रैल को आएगा वो, उसके 36 महीने। तो हम कहते हैं यार 10 अप्रैल को होगा, 10 अप्रैल अगले साल में चला गया, और 10 दिन आगे चले गए तो बात खत्म हो गई। सर ऐसे काउंट नहीं होगा, सीजन पीरियड को कंसिडर करना है। द सीजन पीरियड इज अप्रैल टू सितंबर, तो बेटर द लोन टेकन ऑन 31 मई और 15 मई डजंट मैटर, 26 मई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मैं इसके ऊपर काफी रिसर्च कर चुका हूं, इसलिए बता रहा हूं। फिर भी आपकी राय मेरे से अलग हो सकती है, डिस्क्लेमर साथ में दे देता हूं, क्योंकि आईसीआईसीआई कर रहा है। तो अभी क्या हुआ, हमने एक एग्जाम्पल पकड़ा, 31 मई 2022 में लोन दिया गया
शॉर्ट टर्म, तो अब उसको आप 1 अप्रैल मान लो, उसे वापस उठा के कौन सी डेट पे लेके आ जाओ, 1 अप्रैल, ठीक है जी। अब उसका सीजन चला, क्रॉपिंग पीरियड चला 6 महीने, क्योंकि सीजन पीरियड ही वही है, अप्रैल टू सितंबर, 3 महीने मिल गए उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग मार्केटिंग के। तो उसकी ड्यू डेट कब आ गई, मतलब 6 महीने में बोएगा, फसल बनेगी, उग गई, उसके बाद वो काटेगा, बेच के आएगा, कब हो गया उसका पैसा ड्यू, जल्दी बताओ। हाँ, 31 दिसंबर हो गया। नहीं, लोन कब से, सर वो अप्रैल से सितंबर वाला पीरियड चल रहा है ना, 31 नहीं आया, नहीं आया ये पीरियड अभी मेरे पास, तो मैंने तो लिख के भी लाया हूं, मैंने एग्जाम्पल भी ये पकड़ा, शायद दोबारा याद दिलवा देता हूं। इकतीस दिसंबर आ गया सर। अब इसमें 2 चीज हम जोड़ लेते हैं कि उसका मल्टी क्रॉपिंग कर रहा है, वो सिंगल क्रॉपिंग कर रहा है। सर मल्टी क्रॉपिंग और सिंपल क्रॉपिंग का बड़ा फर्क इसलिए है कि अगर वो शुरू के 6 महीने में जो उस मौसम की, जो उस पीरियड की फसल है वो बो रहा है, और अगले 6 महीने में अगली फसल बो रहा है, उसी खेत में उसने दाल भी बोई, जब वो खत्म हो गई उसके बाद उसने उसमें कुछ और भी बो दिया, दूसरे सीजन में जो चलता है, तो उसे मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। और अगर वो साल में एक ही क्रॉप पे जिंदा है तो उसे सिंगल क्रॉपिंग बोलते हैं उसे। तो सिंगल क्रॉपिंग में पीरियड अलग कैलकुलेट होकर आएगा, मल्टी क्रॉपिंग में अलग आएगा। तो सिंगल क्रॉपिंग मल्टी क्रॉपिंग भी आपको समझना, या बुकलेट देखो, किसी एक बुकलेट को जितना मैं बोल रहा हूं ना, बता रहा हूं, आप एक बुकलेट पे भी अगर 10-15 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा लगा दोगे तो यू फील कि आप इतने साल से ऑडिट कर रहे हो, मैं ये नहीं कर रहा कुछ नया करके आओगे, लेकिन आपको मजा आएगा करने में कि चलो यार आज तो पेपर समझ में आ रहा है, पेपर कुछ बोल रहे हैं, नहीं तो दिखाई कम दे रहे थे ये। तो हमें पेपर्स को समझने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत एक्स्ट्रा करनी है, और वो इंटरेस्ट डेवलप करना ही है। तो सर अभी हम बात कर लेते हैं कि मैंने क्या बोला आपको, 31 दिसंबर में डेट यहां से उठा रहा हूं जिससे मेरी डेट गलत ना हो। 31 दिसंबर 22 में मान लीजिए आपका रीपेमेंट का शेड्यूल आ गया। अब अगर मल्टीपल क्रॉपिंग होगी तो इसमें उसको जो इन्होंने एनपीए करा है लाते लाते, वो कब करा इन्होंने, 2 सीजन पीरियड जोड़ने उसके, कितने पीरियड जोड़ने उसके, 2 सीजन पीरियड ओवर ड्यू होने पर। पहली बार ड्यू कब हुआ, वो 31 दिसंबर 2022। तो उसके केस में अगर मल्टी क्रॉपिंग है तो पहला उसका क्रॉपिंग पीरियड जुड़ जाएगा कब, 6 महीने का पीरियड है उसका, कितने महीने का पीरियड जोड़ा इन्होंने, 6 महीने का। तो 6 महीने का पीरियड जोड़ दो, कितना हो गया उसका, 30 जून 23 आ गया। फिर अगला कब आ गया, 31 दिसंबर 23 आ गया। 6 महीने का क्रॉपिंग पीरियड था ना, 3 महीने की मार्केटिंग तो मिल ही चुकी है एक बार, हर बार थोड़ी ना लेगा, वो तो वही नहीं बेच के आया पहले वाला। क्रॉपिंग पीरियड तो कितना हुआ, 6 महीने का। तो 9 महीने में 6 और 6 12 जोड़ लो, कितने हो गए जी, 21 महीने हो गए। 21 महीने पे आईसीआई ने एनपीए का रखा है सर। आईसीआई के एग्जाम्पल में बता रहा हूं मैं, उन्होंने 6 महीने का क्रॉपिंग पीरियड पकड़ा उसका, तो कितना आ गया। अच्छा पहले क्रॉपिंग पीरियड पे आयरक की एक और नई बात वो पता होगी आपको, लॉन्ग टर्म क्रॉप और शॉर्ट टर्म क्रॉप की डेफिनेशन दी है आयरक में, क्या दी है, लॉन्ग टर्म क्रॉप वो है जिसका क्रॉपिंग पीरियड 12 महीने से कम का नहीं होगा, यानी 12 महीने से ज्यादा का होगा। और शॉर्ट टर्म क्रॉप कौन सी होती है, जो नहीं, कम नहीं बोला, जो लॉन्ग टर्म क्रॉप नहीं है, जो लॉन्ग टर्म क्रॉप नहीं है वो शॉर्ट टर्म हो गई, और लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म है ही, 12 से ऊपर बता दिया। तो अभी मल्टी क्रॉपिंग में जब हम अपने आईसीआई के एग्जाम्पल से गए तो उसने क्या किया, 6-6 महीने और जोड़ लिए। शुरू में आपके 9 महीने पहले से थे, तो 12 और 9 मिलके कितने हो गए, 21 महीने पर जाके एनपीए कर दिया। पर अगर ये सिंगल क्रॉपिंग होता, सुनो, सिंगल क्रॉपिंग होता तो क्या होता, यानी कि वो बाद के 6 महीने में कोई क्रॉप हो ही नहीं रहा, उसकी एक ही क्रॉप चल रही है अप्रैल टू सितंबर वाली, और 3 महीने के बाद उसकी डेट आ जाती है, ड्यू डेट। तो उस केस में एक पीरियड तो हमने ड्यू करा था उसका 23 में, उसके बाद उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंगल क्रॉपिंग में जा रहा है तो, पर 2 क्रॉप सीजन तो लेनी है, पर उसका क्रॉप सीजन क्या, क्योंकि सिंगल क्रॉपिंग है उसकी, तो अगली फसल बोएगा फिर उसकी मार्केटिंग करेगा। तो 31 दिसंबर 23 और 31 दिसंबर 24, तो 31 दिसंबर 24 पे जाके वो अकाउंट एनपी होगा, क्योंकि साल में एक ही क्रॉपिंग। आप ये मत पकड़ना जी 12-12 महीने कैसे पकड़ ले, भाई उसका सीजन एक है पूरे साल का, तो 2 सीजन पीरियड लेने, तो 2 सीजन पीरियड 2 साल में इस तरीके से गए, तो 24 और 9 कितने हो गए जी, 33 हो गए मेरे ख्याल से। तो 33 का एग्जाम्पल मिलेगा।
तो 21 से लेके 33 तक का एग्जाम्पल एक जगह दिया आईसीआई ने। इसी जगह लोन क्रॉप पे जाओगे तो 42 मंथ्स तक का भी दे रखा है। सर मैं कहता हूं सारे एग्जाम्पल से जब आप चलना शुरू करोगे, कौन कौन सा एग्जाम्पल पकड़ता मुझे नहीं पता। अब 21 पे जाओगे, फाइट करने जाओगे बैंक से, आपको अलग चीज मिलेगी, 30 पे अलग मिलेगी। हमें इस पे जाना ही नहीं। आईसीआई गाइडेंस नोट रेफरेंस पर्पज से इलस्ट्रेट समझाने के लिए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। पर सीजन पीरियड आपको यहां से नहीं लेना। जब आरबीआई नहीं दे पाया तो आईसीआई कहां से देगी? इसके लिए सीजन पीरियड किसने दिया हुआ है? एसएलवीसी ने। तो मैंने आपको जो बताया एसएलवीसी की गाइडेंस लीजिए और वहां से जाइए। अगर मैं अपने यूपी की बात करूं, बैंक ऑफ बड़ौदा पेज नंबर 104 की बात करूं, तो उसने दोनों केस में वो कितना कितना लिखा, उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं कर रहे, दोनों में 36 महीने पहुंचा दिया उसने। कितने मंथ पहुंचा दिया जी? ऐसा कैसे पहुंचा दिया उसने? 12 महीने का ही मान लिया है उसका पीरियड, और कैसे करके लाया वो? 6 महीने इसके, 3 महीने इसके, 3 महीने इसके, 12 महीने का उन्होंने एक सीजन मान लिया। और ऐसा करके उन्होंने 2 सीजन वहां जोड़े, तो 12 तो ओरिजिनल था, 12 और जुड़ गए 36, वहां 18 महीने मान लिया। लॉन्ग टर्म में क्या मान लिया उन्होंने? 18। मैं आपको एसएलबीसी ऑफ यूपी बता रहा हूं। तो 36 मंथ्स लेके आ गए वो सर दोनों में। अब दोनों में 36 मंथ्स आ गए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैंने जितने ऑडिट करे अलग अलग स्टेट में, जल्दी से 36 से कम पे आपको अकाउंट एनपीए होने वाला नहीं है जब आप फाइटिंग के लिए जाओगे। ज्यादातर एसएलबीसी सब एक जैसी है, ठीक है? तो आप ये मान के चलो 36 मंथ्स को आप पकड़ सकते हो। 36 मंथ्स लेकिन कहां से पकड़ना? 15 या 31 मई से नहीं पकड़ना सर। कहां से लेना है? उस सीजन के स्टार्टिंग से। और अगर अक्टूबर से लिया होता, उसने लोन अक्टूबर वाले सीजन से लिया होता, तो नवंबर में लिया लेट से, तो 1 अक्टूबर से। तो आपको वहां से अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अभी आपकी 36 मंथ्स की बन गई और अकाउंट एनपीए उसके बाद होगा। अच्छा, अकाउंट एनपीए होने के लिए क्या चाहिए? हमने बोला ड्यू हो जाए, पैसा नहीं आया, 1 क्रॉप 2 क्रॉप सीजन जैसा केस है वैसे नहीं आया। सर ये 3 लाख का मान लीजिए लोन था कोई, है ना, और उसमें पैसा नहीं आया, तो इंटरेस्ट तो लग ही रहा होगा। आज 36 मंथ्स पूरे हो गए आपके टेन्योर में, आपके ऑडिट में, बैंक ने किसी भी कारण से नहीं करा उसको एनपीए, आपने पकड़ लिया, आपने भाई एनपीए मार्क करो उसको, तो एनपीए तो मार्क करी थी आपने, सब स्टैंडर्ड कर दिया। उसका जो इंटरेस्ट है वो रिवर्सल करोगे, डेबिट तो लगा हुआ उसके अकाउंट में। इसमें भी एक लड़ाई होती है, बैंक वाले कहते हैं जी इस साल का ही तो करोगे आप, इस साल का ही तो इनकम पीएनएल में गई है, उस पर इंटरेस्ट कब से लग रहा है? पिछले 2 साल भी लगा था। तो मुझे ये बताओ उसके तीनों सालों का इंटरेस्ट रिवर्सल होगा या 1 साल का ही होगा? सर 1 साल, सर कह रहे 1 साल। और भी बता दो, ऐसा नहीं सर का साथ भी तो देना है। बाकी तो बताने बंद कर दिया, कह रहे फैसला होने दो, जो आंसर हम उसके साथ, ठीक है, सबका साथ सब। सर 3 साल सर की अंडरस्टैंडिंग है, 3 इयर्स, 3 इयर्स सर भी कह रहे हैं। देखो ऐसे थोड़ी ना सर बैठे हैं सब, इतने हमारे बुजुर्ग यहाँ पर है, सीनियर है। अब तो खैर मेरी भी एज काफी हो गई, मेरी फैमिली में बहुत सारे सीए, मेरे चाचा, मेरे छोटा भाई, उसकी वाइफ, सिस्टर भी सीए, बेटा भी मेरा सीए फाइनल का पेपर देने वाला, मैं बहुत गर्व, ठीक है। तो सब सीए कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे भी सीए, तो हमारी भी एज अब ज्यादा ही हो गई, लेकिन फिर भी आप हमसे बड़े हैं सर। आपका आंसर बिल्कुल सही है, सभी का रिवर्सल इसी साल होगा। जो भी अनरियलाइज इनकम होती है किसी भी अकाउंट जिसको आप एनपीए मार्क करते हैं, उसमें जितनी अनरिकवर अनरियलाइज इनकम है शुड बी रिवर्स, आपको रिवर्स करनी है। और अगर पार्शियली रिकवर हो रखी है तो बैलेंस करनी है। आपका इंटरेस्ट मान लीजिए 3 साल में 10-10 हजार करके 30,000 लगा, 5,000 किसी कारण से बीच में इधर उधर से आ गए थे तो वो लेस कर लो, बाकी आपको रिवर्स करना है। सब्सिडी आ गई तो भी माइनस हो गया ना सर, वो भी माइनस हो गए नहीं, वो तो आपकी रिवर्स हो गई, बचे हुए का पार्ट रिवर्स हो गया अभी। लेकिन बात यह है कि कुछ जने कहते हैं पीपीआई बना दो, पुराने वाले को क्या बना दो? पीपीआई बना दो। इस बार का तो रिवर्स हो गया, पुराने वाले को क्या करो? पीपीआई में दिखाओगे क्या पिछले 2 साल का? सर पीपीआई क्या होता है? नहीं ये तो फुल फॉर्म बता दिया आपने। पीपीआई में जाएगा नहीं जाएगा, चलो ये बता दो। इस साल का तो रिवर्स हो गया, पिछले साल वालों का सर पीपीआई में नहीं जाएगा। जिन्होंने अभी लेटेस्ट पढ़ा होगा या उनको एएस ज्यादा याद हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 प्रायर पीरियड आइटम की डेफिनेशन पढ़ोगे, पीपीआई इज द रिजल्ट ऑफ द एरर ओमिशन और द वन और मोर पीरियड और पीरियड, ईयर और ईयर्स। ये एरर ओमिशन होती तो आता, अरे वो 3 साल ही उसके, इस साल पूरे में तो इसी साल एनपीए होगा ना, पिछले साल कैसे एनपीए हो जाता है? कौन सा पिछले साल एनपीए हो गया था कि हमने उसे रिवर्स नहीं करा इसलिए हम भूल गए और अब कर ले? एनपीए इसी बार मार्क हुआ है तो आप रूल्स के हिसाब से सही चल रहे हो, तो इसी बार रिवर्स होगा, पिछले सालों का भी, और कोई भी उसका पीपीआई नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिकवरी आनी चाहिए। अब एक दिक्कत कुछ बैंकों में देखी होगी आपने, ब्याज आ जाता है, जितना इंटरेस्ट रखता है वो दे देता है, 3 लाख के लिमिट में ऊपर, प्रिंसिपल रीपे नहीं करा उसने,
और कुछ बैंक ये बोलते हैं सर ये हमारी जो रिवॉल्विंग क्रेडिट स्कीम है, खोल केसीसी में रखी है हमने, और उसके कुछ इंटरनल सर्कुलर भी दिखा देता है सर वो। तो मैं आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूं कि अगर किसी में सिर्फ इंटरेस्ट मीट आउट हो रहा है तो आपके हिसाब से अकाउंट पीए या एनपीए? कर दो, क्रॉस कर दो। वो अकाउंट पीए या एनपीए सर? हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट रिकवर हो रहा है वही। अब हम जो भी ले रहे हैं वो मान रहे हैं जो भी हमारा पीरियड है 21, 35, 33, 36 जो भी महीने उससे ऊपर हो गया, सर क्या होगा? अकाउंट एनपी होगा, क्योंकि उसका पैसा पूरा वापस आना जरूरी है। अब पूरे वापस पे आ जाते हैं। सेम डे में पैसा आ गया, 3 लाख का लोन था, 15,000 इंटरेस्ट लगा, किसी तरह 3-15 उसने जमा कर दिया और हाथ लेके चला गया, 10% बढ़ के जो अमाउंट बनी दूसरे साल की। हाँ ठीक है सर, हमें ऐसा लग रहा है वापस करने आया, लेने आया था ये, जो उसके और एक्स्ट्रा वाले थे वो लेने चला गया वो तो। और बैंक इसके लिए परेशान होता कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेके जाओ, तब भी नहीं आता। सर बात इसको हम सिंपल शब्दों में लेते हैं अल्टा पल्टी। क्या बोलता है इसको? अल्टा पल्टी। तो पहला सवाल, अल्टा पल्टी अलाउ है या नहीं? नाम अच्छा नहीं लग रहा तो इसलिए मना कर रहे हैं कुछ जने। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, सेम डे में क्रेडिट और डेबिट अलाउ है या नहीं, ये बता दो। अब तो मैं सिस्टम मैंने आप बताओ अलाउ है या नहीं? केसीसी में तो बाकी में भी अलाउ ही होता है मैडम, कहां मना होता है? लिमिटेड सीसी में भी होता ही है, जमा कर दो निकाल लो। हाँ जी, सेम डे में क्रेडिट डेबिट अलाउ है, बट शुड बी फ्रॉम द जेन्युइन सोर्स। पता चला कि उसने किसी और का लोन, नए किसी बंदे को केसीसी दिलवाई, एक्स का खराब चल रहा था, 3 साल पूरे हो रहे थे, किसी वाई को जो कि उसके भाई बंधु हो सकता है, उसकी जमीन पे उसको केसीसी बनी, उसकी केसीसी के अकाउंट का पैसा इस वाले केसीसी के अकाउंट में लगा दिया और उसके बाद उसका 10% बढ़ गया, फिर उसने निकाल के उसके वापस कर दिया। सर केसीसी में कैश भी चलता है, लेकिन आपको कैश के अंदर कुछ लोग हमारे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करते हैं, कहते हैं हम सीसीटीवी कैमरा चेक करेंगे, उसके डिनोमिनेशन चेक करेंगे, कितने बजे आया कितने बजे नहीं आया। सर अगर आप इतना सब कुछ फॉरेंसिक कर सकते हो और इसका डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हो और आप ये प्रूव कर सकते हो कि कायदे में सिर्फ इंटरेस्ट के 15,000 ऊपर के आए थे कैश में, बाकी 3 लाख की जो लिमिट वाला था वो आया ही नहीं था कभी भी, तो फिर मैं आपके लिए ताली अलग से बजाऊंगा और आप बड़े तरीके से काम करके आएंगे, पूरी ब्रांच आप खत्म करके आएंगे और अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, पूरे पेपर डॉक्यूमेंट अच्छे वाले चाहिए। बात करने से बात नहीं बनेगी, कागजों की बात कागजों से बनेगी। अगर आप फोरेंसिक ऑडिट में जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रूफ कर सकते हैं तो कीजिएगा। यानी आपको ट्रांजैक्शन को फोकस पे जाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन डमी है उसको बताना पड़ेगा, तो मैनिपुलेशन हुआ है उसके साथ जाना पड़ेगा, तो आप प्रूफ कर दीजिए। बाकी डेबिट क्रेडिट होना सेम डे अलाउ है। हालांकि कुछ बैंकों ने बहुत अच्छी बात करी, आजकल वो एक नया सिस्टम भी करते हैं, पैसे जमा कर दे पैसे ले भी जा, कोई बात नहीं, पर जो बड़ी हुई अमाउंट है वो कल देंगे, सेम डे नहीं दे रहे आजकल। कुछ गांव में आरआरबी में ऐसा भी कर, और थोड़ा जेन्युइननेस प्रूव करने के लिए 2 बार 3 बार जो भी हुआ। कुछ तो ये भी करते हैं अगले दिन ले जा, तो फिर जाहिर सी बात है 1 दिन के लिए रुक गया तो इसका मतलब वो कैसा था, वो सही था भैया, तुम्हें करना ही है। मान लो जेन्युइन सोर्स से ला रहा है और हमारे अंदर शक की गुंजाइश चल रही है, हम तो शक की निगाहों से देख रहे हैं, चश्मा वही लगा रखा है, जैसे सेम डे एंट्री दिखती है हमारा दिमाग कुछ और सोचता ही नहीं, और हो सकता है वो सही हो, तो उसको सही को और सही बनाने के लिए बेचारे क्या करें, आपके लिए बताओ इससे ज्यादा क्या कर सकते हो, बेचारे क्या कर रहे हैं बताओ। वो कहते भाई साहब इससे ज्यादा क्या, कल ले जाऊंगा, आज रख लो, 1 दिन बाद बोलूंगा जो भी खेत में बोना है, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं मैं आपके साथ। तो सर जेन्युइन ट्रांजैक्शन, और उसको आपको फर्क करना पड़ेगा, बाकी सिस्टम के हिसाब से अलाउ है, पर आप पेमेंट कोई लोन से लोन की रीपेमेंट नहीं हो सकती, ये बात आपको क्लियर है। आपको ये सब चीज चेक करनी पड़ेगी, उसके डेबिट कई बार तो पहले तो बहुत चलता था, पीएनबी बैंक ने तो बहुत किया, मैं पीएनबी का नाम बोल रहा हूँ, काट दूंगा एपी में, ठीक है, वो पहले उन्होंने बहुत किया, उनका वो अकाउंट होता ना अलग से कोड होता है उनका, कोई अकाउंट पीए से एनपी में जाता है उसका अलग अकाउंट एंट्री जाती है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर वो दोबारा अपग्रेड हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो पता चला दोनों एंट्री डमी चले, सर गलती से लग गई, उतना उधर अकाउंट में गया, एनपीए मार्क करवाया, फिर एनपीए से बाहर कर दिया उसको, और वो कह रहा जी वो गलती हो गई, पर सिस्टम ने तो उसको क्रेडिट की तरह रिकॉर्ड कर लिया। तो पता चला वो अकाउंट क्या हो गया है, सिस्टम को पागल बनाने के लिए शुरू में बहुत ऐसे काम किए गए, फिर आरबीआई ने उसको पकड़ा, 21-22 में उन्होंने बहुत शक्ति करी और 2021 से कंफर्म हो गया। अब आपको ऑटोमेशन सिस्टम और एनपीए लाना पड़ेगा मार्किंग का, ये एंट्री वेंट्री जितनी कर रहे थे उसके ऊपर कंट्रोल काफी लगाया गया,
तो कई बार वो कंप्यूटर को कुछ पागल बनाने के लिए, जैसे मैं होता ना, कहीं कोई बोलता है डॉक्यूमेंट अटैच करो या इस पे कोई लिखो, हम खाली डॉट ही लिख के आ जाते हैं। ये अगर रेड लगा हुआ और मार्किंग आगे नहीं बढ़ने दे रहा तो हम क्या कर देते उसके साथ, डॉट लगा के काम चला लेते। कहते कंप्यूटर को ये पता है डॉट का क्या मतलब है। फिलहाल उसके हिसाब से कॉलम खाली था, अब ये कॉलम भर गया। तो ऐसे सिस्टम को बहुतों ने पागल बनाए। तो सर अभी धीरे धीरे सही चल रहा है मामला, पर आपको क्या करना वो मैंने बता दिया, अल्टा पल्टी वो मैंने सारे जवाब दिए। इसमें किसी का सवाल हो तो पहले पूछ ले जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे इंटर सबमिशन पे। किसी का सवाल हो तो बताओ जी। कोई पैसे को लेके, पीए को लेके, एनपीए को लेके कुछ पूछना तो बता दो। सबको घर ही जाना है, फिर मैं पानी ले लूं जरा। कटोरी के अंदर फोटो लगाते हैं जी, फोटो में अगर मोनू की जगह सोनू का लगाते हैं तो वो ब्रांच में लेके भाई 2 लाख का 5 लाख का। देखो जी, वैसे तो गांव में ब्रांच पे हर मैनेजर हर एक सोनू मोनू को पहचानता है, और किसके फोटो सही आ रहे हैं आपके हमारे आधार पे हमारे फोटो सही नहीं आ रहे। कभी कभी तो हमें नहीं पहचान पाते, अब तो फिर भी अच्छी क्वालिटी आ गई। तो मतलब उसकी, अब अगर फोटो गलत लगा तो उसको नहीं, फ्रॉड, देखो फ्रॉड करने वालों के दिमाग से बहुत चल रहे हैं, वो बात सही है। अगर कहीं आपको चैन समझ में आती है, कोई ऐसी चीज मिलती है ब्रांच में बेचारा इंस्पेक्शन तो जाएगा नहीं, उसको लोगों को दे जी तो ब्रांच में पूरा सर, इसलिए अब सारी चीजें ऑनलाइन सिस्टम पर डलनी शुरू हो गई, वहीं से रिपोर्टें निकल रही है। पहले वास्ते में होता था, और वैसे भी होता था, एक एक जमीन पता नहीं किस जगह से लोन ले लिया। अभी भी हाउसिंग लोन में भी बहुत सारे जने तो पहले ऐसे करते थे। तो सब चीजें अब कैसी हो गई है, इंप्रूव होती जा रही है। मैं नहीं कह रहा सब दूर हो गई है, सिस्टम में काफी चेंज आया है पहले के मुकाबले। बैंक भी उतना जागरूक है, कम से कम लोन देते वक्त तो चीजों को चेक किया जाए कहीं कोई ऐसा। बस इसमें एक फर्क ये आता है कि गवर्नमेंट की स्कीमें इतनी है, और अभी हम नेचुरल कैलेमिटीज बाकी चीजें इनकी बातें करेंगे, बहुत सारी स्कीमें आ सकती है, टाइम को मैं ध्यान में रखते हुए देख लूंगा कितना करेंगे। तो पर मैं समझता हूँ इंप्रूवमेंट तो है, बट एक मुश्किल भी है कि जहां पर गवर्नमेंट को भी पता है कि यहाँ पर क्या चीज कैसे हो रही है, तो बीच में आपने देखा होगा कई बार रिलीफ स्कीम आती है। अब रिलीफ स्कीम अलग तरीके से आती है। हमारे योगी जी ने यूपी में तो लेके आए थे बहुत पहले, योगी जी की पहले की बात बता रहा हूँ, 1-1 लाख रुपए माफ कर दो किसानों के, है ना, आत्महत्या बहुत हो रही है, माफ कर दो। और माफ करने का यहाँ तो अनाउंसमेंट हो गया, पब्लिक खुश हो गई, वोट मिल गई। बाद में बताओ उस 1 लाख के लिए उसको मिलेगा जिसपे इससे ज्यादा की जमीन ना हो, उसको मिलेगा जिसका इस साल के बीच में लोन हुआ, उसको मिलेगा जिसका इतने से ज्यादा पेंडिंग ना हो। तो वो चीजें भी आपको और हमें क्या करनी है, चेक स्कीम पे जाना। देखो जिस भी ब्रांच का आप ऑडिट कर रहे हैं सर, उसमें मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ एग्रीकल्चर एडवांस की उस पर्टिकुलर ब्रांच में एक जैसे लोन की भूमिका 70-80% होता फाइनेंस की होगी। उसकी बुकलेट ढंग से या उसके पेपर आपको ढंग से समझ लें बस। और अगर वहां आपको लग रहा है कि ड्यूरिंग द, और ये तो बड़ा सिंपल सा है, पिछले मैनेजर ने पिछले साल में ज्यादा फाइनेंस करे नहीं, इस बार इसने दबा के कर दिए। देखो कई बार पता कैसे चलता है कि ज्यादा पेपर कैसे, इतने कुछ तो इतने कर देते हैं कि एक दिन में 10-10 लोन 20-20। भाई कैसे पेपर आपने देखे, कैसे उसको पूरा किया, कैसे काम किया। तो सस्पिशियस कहीं लगता है, चीजें कहीं ज्यादा लगती है तो उस पर चर्चा कर लेंगे, और करनी भी चाहिए, लेकिन टाइम तो लगाना पड़ेगा। ब्रांच के साथ पेपर तो पढ़ने पड़ेंगे। आज सारी समस्या दूर नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर होगा कि पेपर्स में जान है, और पेपर्स देखने से बात बनेगी। और हम देखने में बहुत होशियार है। सीए की कितनी अच्छी खासियत है, पूरी किताब दे दो उसको और एक जगह वो हाथ रख दे, भैया जरा ये पेपर बताना क्या। कहीं ऑडिट पे, नॉर्मल ऑडिट पे जाते हैं, कहता जी बस इसी में गड़बड़ थी, और आपने यही पकड़ लिया। अरे ये तो हमें ऊपर से गोड, जिस पेपर पे जहां हाथ रख दे वही है कमी। आप समझ लो, बाकी ना इधर ना उधर। आपका स्टाफ नहीं होता, तुम बोलो आज तुम लेट आए हो, सर मैं आज ही आया हूं बस लेट। मैं रोज टाइम पे आता हूँ, आप रोज टाइम पे आता हूँ, हो सकता है सच में बोल रहा हूं, पर आज हमें चेक करने गए थे, आज हम सुपरवाइज करने गए थे, चलो आज ऑफिस थोड़ा जल्दी चलते हैं, देखते क्या हो रहा है। तो आज ही समझ में आ गया। तो ये सब चीजें हमें गोल्ड गिफ्ट मिली हुई है सर। अभी पहले मैं एक जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, ये तो लास्ट वाले पे आ गया, बीच में रह गया था इंटरेस्ट सबमिशन। एक लास्ट पोर्शन में ले लेता हूं, फिर आपकी क्वेरी पे आ जाऊंगा सर। इंटरेस्ट सबमिशन का सर्टिफिकेट साइन करना चाहिए, ये भी बताना है कितने अकाउंट, कितने परसेंटेज, कितनी अमाउंट, उसको वेरीफाई करने के लिए चेकलिस्ट चाहिए, बोरोवर की लिस्ट चाहिए, किसको इंटरेस्ट सबमिशन। पर पहले तो ये इंटरेस्ट सबमिशन होता क्या है। इंटरेस्ट सबमिशन 2 तरीके का होता है। कौन से होते हैं जी? 2। एक जो बैंक को मिलता है और एक बोरोवर को मिलता है। एक जो बैंक को मिलता है और एक जो बोरोवर को मिलता है। बैंक को कैसे मिल रहा है, बोरोवर को कैसे मिल रहा है? जो भी बैंक ने लोन, क्रॉप लोन की मैं बात कर रहा हूं, जो भी बैंक ने लोन दिया 3 लाख रुपए तक का कंसेशनल रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का मतलब है 7% से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। 7 से कम करना चाहे तो कर ले, हालांकि बैंक 7 ही करता है।
7% से ज्यादा अगर आप इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करोगे, दिस इज कॉल्ड द कंसेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द क्रॉप लोन, और अप टू 3 लाख, तो 3 लाख रुपए तक का अगर आपने लोन दिया, 7% से तक के ब्याज पे दिया या उससे कम पे दिया, तो बैंक ने जिस साल लोन डिस्बर्स किया और उसके अकाउंट में जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ पार्टी के अकाउंट में, जो मतलब बैंक ने चार्ज किया पूरे साल में, या उसके रीपेमेंट तक, फर्स्ट रीपेमेंट तक, या मैक्सिमम टू 1 ईयर, जितना इंटरेस्ट डेबिट हुआ वो हुआ होगा 7% से। मान लो 700 रुपए अमाउंट डेबिट हुई, तो 700 को 7 से डिवाइड कर दो और 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पहले 2% था, फिर 2022 में आके 1.5% हो गया। 1.5% जो है इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक को मिलता है। यानी बैंक क्या करेगा, जो लोन दे रहा है, डिस्बर्स कर रहा है, गवर्नमेंट से कह रहा है मैंने आपके कहने पर इतना कंसेशन रेट पर इंटरेस्ट दिया, पर मेरा अकाउंट 7% भी नहीं चल रहा, तो गवर्नमेंट कह रही तू उससे 7 ही ले, 1.5 हमसे ले ले। जैसे होता है ना, कुछ रिलेटिव घर में कैसे होते हैं, वो आते जाते और जाने की बुकिंग भी आप ही करवाते हो, शायद आने की भी करवाते हो उनकी, ठीक है, क्योंकि आप मांग नहीं सकते उनसे, कह नहीं सकते। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको फोन करके बोल दे आपके घर आ रहे, तो आप दोबारा याद आने पे फोन करते हो, और वो रास्ते में पड़ेगा, उससे 2 समोसे लेके आना, तुम्हारे अपने बंदे हैं, कोई बात नहीं, बुला लो। तो किसी की हालत ऐसी है, किसी की ऐसी, तो क्या हुआ सर, उसके अंदर 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिल गया, किसको, बैंक को। दूसरा मिलता है बोरोवर को, बोरोवर को मिलता है प्रमोट पेमेंट पे। प्रमोट पेमेंट का मतलब अर्ली पेमेंट, टाइमली पेमेंट। अगर बोरोवर ने टाइम पर पैसा दे दिया, यानी ड्यू डेट पे पैसा दे दिया, विद इन अ ईयर पेमेंट कर दिया, तो जितना ब्याज उसके अकाउंट में डेबिट लगा वो लगा होगा 7% से, तो 3% का उसको इंटरेस्ट सबवेंशन आएगा और उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आपको सब्सिडी की तरह भी देख सकते हैं। तो 7% डेबिट लगा हुआ है, 3% क्रेडिट लगा हुआ, तो उसका इफेक्टिव रेट कितना हो गया, 4%। अच्छा, मैं कहता हूं एक बार अकाउंट ओवरड्यू हो गया, तो इसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा क्या, बोरोवर को, बैंक को अप टू 1 ईयर मिलेगा, बैंक को मिलेगा क्योंकि उसको फाइनेंस करने पर मिलना है, उसको पेमेंट करने पर मिलना है, और समझना, तो मिलेगा उसको। बैंक ने तो फाइनेंस टाइम पे कराई था ना। अच्छा, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, जैसे अकाउंट ओवरड्यू होगा, इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है तो चलाओ ना, 7% से ऊपर नहीं, बाद में नॉर्मल बैंक का रेट लगेगा, उसके बाद तो वैसे ही खत्म हो गया, शुरू में उसे मिल ही गया जो मिलना था, 7 से 1.5%। ठीक है जी, अंडरस्टैंडिंग बन रही है यहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट की। मेरे जल्दी से 2 सवाल है। अगर किसी का 8 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट है, केसीसी है, उसको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अप टू 3 लाख तक मिल जाएगा, बाकी 5 लाख नहीं मिलेगा, ऐसा आप कह रहे हैं, या आप कह रहे हैं 8 लाख रुपए पूरा ही नहीं मिलेगा, और पूरा मिल जाएगा, पूरा मिल जाए वाला तो कोई नहीं होगा, वो 3 लाख की बात मैं कह चुका हूं। हाँ जी, क्या होगा, 3 लाख तक उसको भी मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है छोटे किसानों के लिए, भैया किसी का 20 लाख का कार्ड भी बना हुआ है ना, तो उसको भी 3 लाख तक का प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा, बाकी पे नहीं मिलेगा। कुछ बैंक तो पहले 2-2 अकाउंट भी खोल देते हैं, 3 लाख तक का अलग अकाउंट, 3 लाख से ऊपर का अलग अकाउंट, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो। अब तो कंप्यूटराइज हो रही है, तो इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। तो सर 8 वाले को भी मिलेगा, और अप टू कितना मिलेगा मैक्सिमम। एक लेटेस्ट चेंज बता रहा हूं अगले साल के लिए, क्योंकि आप भूल जाओगे। अभी जो बजट आया था, उस बजट के अंदर इस 3 लाख की लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया। ये 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, यानी जो अब इसके बाद लोन दिए जाएंगे, उसमें लिमिट 3 लाख की जगह कितनी चलेगी, जब 5 लाख चलेगी। और इसके लिए कितना सारा पैसा, कितना इंटरेस्ट सबवेंशन और दिया जा रहा है। देखो, सरकार ने उसका बजट बनाया, मेरे ख्याल पता नहीं कितने 20-22 हजार करोड़ का कितना बनाया बजट, तो बनाया इन्होंने उसी अमाउंट कैलकुलेट करके। तो ये 3 लाख की लिमिट कितनी हो गई, 5। खैर वो हमारे पीरियड में नहीं आ रही थी, उसे छोड़ देते हैं। एक सवाल जो मुझसे बीकानेर में एक मेंबर ने पूछा था, मैंने आपसे शुरू में कहा भी था, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, पूछ के लेता हूँ। उन्होंने पूछा तो आपने पूछ लिया, ऐसा मान लेता हूँ। उन्होंने एक मुझसे सवाल किया, वो सवाल ये था, सर आपने बताया था शुरू में कि 5 साल के लिए कार्ड बनता है, शुरू में जब फिक्सेशन ऑफ लिमिट आती है ना, 13 लाख, फिर 14 लाख 30 हजार, समथिंग। अभी सर हम ये मान लेते कि हमारा बोरोवर अच्छा है, 13 लाख रुपए वो ले गया, या चलो 3 लाख वाला केस पकड़ लो, 3 लाख रुपए वो ले गया, पहले साल के टाइम पर पैसे दे गया, सबवेंशन मिल गए। अगले साल उसकी 3 लाख की लिमिट बढ़ के 10%, 3 लाख 30 हजार हो गए। उसने 3 लाख 30 हजार निकाल लिए। दूसरे साल उसने 3 लाख 30 हजार फिर जमा कर दिए, उसको फिर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। बैंक को भी मिलेगा, नहीं मिलेगा,
मतलब इट इज ना बोरोवर को रिपीट हो पा रहा है या फ्रेश बोरोवर माना जाएगा, उसको फ्रेश फाइनेंस माना जाएगा, क्या होगा? मतलब दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा सेकंड ईयर में? मिलेगा। वहां में पी करने के हमारे एक मेंबर ने सवाल पूछा, मुझसे उससे पहले आज तक किसी ने पूछा नहीं। उन्होंने कहा सर बैंक को तो ये तो फ्रेश एडवांस पे होना चाहिए, ये सेकंड टाइम डिस्बर्समेंट है और एडवांस तो उसको एक बार पहले मिल चुका है, अब उसको दोबारा मिल रहा है तो उसको 5 साल की लिमिट के अंदर मिल रहा है। या ऐसा होता सर उसका 5 साल का कार्ड खत्म हो जाता और उसका वो नया कार्ड बनवाता तब उसको मिलता फिर कार्ड के दूसरे कार्ड के पहले साल। सर ऐसा नहीं होगा। जब भी बैंक उसका डिसबर्स कर रहा है और सेकंड टाइम डिसबर्स जब भी करेगा जब पहले का पेमेंट आ गया होगा। अगर वो डिफॉल्ट है तो उसका डिसबर्समेंट हो नहीं रहा होगा। तो डिसबर्समेंट पे है सेम पार्टी पे, यानी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर है, 5 साल अकाउंट सही चल रहा है, बोरोवर भी सबमेंशन लेगा और बैंक को भी मिलेगा। ठीक है, बोरोवर को भी मिलेगा, बैंक को मिलेगा। तो ये कुछ बातें नेचुरल कैलेमिटीज के केस में भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसके अंदर भी मिलेगा। फर्स्ट ईयर दोबारा से काउंट हो जाएगा वहां से जहां से नेचुरल कैलेमिटीज से रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उसके अकाउंट की, वहां से। तो नेचुरल कैलेमिटीज में बड़ी अजीब बात मिली मुझे। मुरादाबाद में मैं एक केस बैंक में था, तो वहां क्या हुआ, उन्होंने कहा जी हमारे पर ये ऐसे ऐसे इस बार ऐसा सूखा पड़ गया, ये पता नहीं बारिश ज्यादा हो गई, क्या हो गया सर, नेचुरल कैलेमिटीज आ गई तो ये हमारा एरिया अफेक्टेड हो गया, इसलिए ये पीरियड अब आप एनपीए के पीरियड में काउंट ना करें, इसको अवॉइड करके बाकी कैलकुलेशन करें। हमने कहा भाई आ गए तो आ गए, लेटर दिखाओ, लेटर दिखा दिया उन्होंने, नेचुरल कैलेमिटीज आई है, अफेक्टेड इतना 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 इतना। सर सिर्फ लेटर मत देखना, उसका एनेक्सर आता है कौन कौन से गांव कौन कौन से एरिया अफेक्टेड हुआ है। पता चला वो जो किसान जिसने जमीन लिया उसकी जमीन जिस एरिया में, वहां तो है ही नहीं नेचुरल कैलेमिटीज, और वो लेटर लगा रहा है पूरे स्टेट में जहां पे भी हुआ होगा इधर उधर कहीं पर, उसका उसने लेटर लगा दिया, कभी लेटर नेचुरल कैलेमिटीज आई है जी। सर चेक करना पड़ेगा जहां जिसपे मैंने फाइनेंस करा वो वाला एरिया अफेक्टेड हुआ या नहीं हुआ। तो कई बार में कागज को अगर ले भी रहे तो उसको एक बार थोड़ा सा देख ले, सेम टाइम पे नहीं देख सकते भैया, इस फोटोकॉपी दे दे, अटैचमेंट दे दे, होटल में जाके देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, लेकिन देख ले उसको। तो जिसपे आपके ज्यादा अमाउंट बेस है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इंटरेस्ट सबमिशन की कैलकुलेशन चेक कर सकता कोई? सही है गलत है? साइन तो सब करके आ रहे हैं, एआई में आ रहा है। सर ने बता दिया एआई चेक करेगा, हम तो पहले भी नहीं कर रहे तब भी नहीं करेंगे, एआई करेगा वो इस चक्कर में एआई आ गया बहुत सी जगह। ठीक है, तो अब एआई में भी इतना भी अच्छा नहीं, दिक्कत हो गई। सर मुझे तो अपना याद है, मैं बता, मैं दिल्ली से मेरी ट्रेनिंग हुई, मेरठ से रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली गया मैं आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए। तो हमने एक क्लाइंट का बहुत अच्छा काम हम किया, ऑडिट साइट पे जा रहे हैं, अब क्लाइंट शाम को देर हो गई तो क्लाइंट बोला भाई आज जो है तुम्हारे स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे बहुत साथ में थे, तो बोले आज जो है ना रात का आज खाना साथ में करेंगे, चले गए। तो चले गए, कहाँ लेके गए? वो हमें लेके गए पिज्जा हट। अब पिज्जा हट ले गए, हमें तो मेरठ के रहने वाले, हमें ये मतलब था पिज्जा का, पिज्जा देखा हुआ था, सुना हुआ था, पिज्जा पिज्जा ही होता, हमें क्या होता पिज्जा हट में पिज्जा पिज्जा है वहाँ इतने। और वहां जाके उन्होंने, क्योंकि हमने अच्छा काम किया तो हमसे बोले तुम ये चेक कर, ये बताओ ऑर्डर तुम दो कौन से वाला पिज्जा खाओगे। अब इतने नाम लिखे थे उसके आगे पीछे हिंदी इंग्लिश में, हमें समझ में नहीं आया कौन सा, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारे साथ तो पिज्जा एक होता था, हमें क्या पता इतने सारे आ गए। अब इतनी वैरायटी सर वहां मिल गई तो हमने भी बात घुमाई, हमने कहा नहीं आपकी चलेगी, आप बताओगे। सॉफ्ट ड्रिंक मेरे हिसाब से चलेगी, उसमें 7 अप चलती थी, हमने 7 अप मंगवा लो, ये हमारे हिसाब से चलेगी, बाकी आप जानो आपका काम जाने, ये मंगवा लो। सर एआई अब इतने सारे आ गए, अब इसमें झगड़ा हो गया कौन से वाला एआई ले। ठीक है, अब लोग ये पूछते हैं कौन सा एआई, पहले तो मोबाइल है नहीं, इतना काफी था, अब मोबाइल कौन सा है कोई बता भी दे, मेरे पास भी है सैमसंग ये वो, अच्छा कौन सा 24 है 25 है, अब तो 26 भी लॉन्च हो गया, अब तो अल्ट्रा भी आ गया है, अब ये भी आ गया। तो अब इतनी वैरायटी आ गई सर एआई में, तो एआई के पीछे मत जाओ, वैसे कैलकुलेट कर सकते हो नहीं कर सकते हो इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अच्छा लिस्ट मिलती है नहीं मिलती है, जब जा रहे होते तभी सर्टिफिकेट साइन होता है, वैसे ही लास्ट में सर करना ही मत साइन जब तक उसके लिस्ट ना मिले। और मैं तो कह रहा हूं शुरू में चेकलिस्ट बना के भेजोगे, उसमें लिख के भेजो कि भैया हमें जो भी आपके यहाँ पर फ्रेश में कुछ लिस्ट है तो आपको बता दो, मूवमेंट ऑफ एनपीए मांग लो। ठीक है जी, मूवमेंट ऑफ एनपीए सिर्फ एक बार का नहीं, 3-4 अलग अलग डेटों मांग लेना, और तो हर डेट पे एनपीए हो सकता है, क्वार्टर वाइज मांग लो, दिसंबर जनवरी। और ये जो आप बता रहे हो ना एआई को दे दो ये काम, ये सारे एनपीए एआई को डाल देना, इनमें से जो कॉमन है वो बता दे भाई। ठीक है, एनपीए मूवमेंट ऑफ एनपीए की जो भी लिस्ट आप मांगोगे अकाउंट की डिटेल भी आ जाती है, या एसएमए 1-2 मैडम ने बताया होगा रिपोर्ट, एसएमए 1-2 की रिपोर्ट को भी कंपाइल करवा लो। कोई बार बार एसएमए 2-2 में चल रहा है, 1-1 में चल रहा है, लेकिन इसको चेक कैसे करे, अब तो एआई की सर ने मदद बता दी। नहीं तो हमारे यहाँ तो पहले जो स्टाफ सबसे ज्यादा कि मुझे ऑडिट पे जाना उसी को तीनों लिस्ट पकड़ा दी, बेटा इसमें चेक कर ले कौन सा नाम तीनों में कॉमन आ रहा है बार बार। ठीक है, तो एक तो आपने मूवमेंट ऑफ एनपीए लिख लिया, एसएमए 1-2 की लिस्ट आप लिख लो, फ्रेश एडवांसेस की लिस्ट कैटेगरी वाइज मांगना, स्कीम वाइज मांगना, क्लोजिंग सर्कुलर तो आप लोगे पहले पता कर लो उसके पास कौन से ज्यादा
फाइनेंस है उसका SLBC आप जरूर अपने पास चेक कर ले। तो मेजर स्कीम में वो फाइनेंस कर रहे हैं। फिशरी में किसी में फिशरी में सब कैटेगरी 2 लाख की होती है। 3 लाख में से जो मैं इंटरेस्ट सबमिशन बता रहा हूं 2 लाख का उसके अंदर सब कैटेगरी बनी हुई है। तो आपको जिस स्कीम में उनके यहाँ सबसे ज्यादा फाइनेंस चल रहा है स्कीम वाइज नंबर भी आ जाता है। इस स्कीम में टोटल 500 लोन इतने रुपए की अमाउंट। तो आपको ये देखना मेजर बिजनेस किस स्कीम का है उसका, उस एग्रीकल्चर स्कीम को आप ढंग से पढ़े जिस और वो आज की जो फ्रेश फाइनेंसिंग वो कर रहा है उसको ढंग से पढ़ के आप कम से कम 2-4 फाइल या 2-4 अकाउंट डिटेल चेक कर ले तो आपको बैंक का मैनेजर का तरीका समझ में आ जाएगा वो क्या करता है फ्रेश एडवांसेस से। हम ज्यादा तो पड़े रहते हैं पीछे वाले में और हम ज्यादा पड़े रहते हैं सिर्फ अकाउंट देखने में। हम डॉक्यूमेंट देखने में बहुत कमजोर है, पेपर पढ़ने में उससे भी ज्यादा कमजोर है क्योंकि पढ़ाई हमने बहुत पहले बंद कर दी। ठीक है, और मैं आपको फिर सच बता रहा हूं कम से कम उतना तो पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा 800 पेज गाइडेंस नोट पढ़ के जाओ, एग्रीकल्चर एडवांस जरूर पढ़ के जाओ। जब ब्रांच आ ही गई और उस ब्रांच का जिस सेगमेंट का फाइनेंस सबसे ज्यादा है कम से कम यार उसको तो पढ़ लो एक पेपर को। अगर उसे नहीं पढ़ पा रहे या जो आप नॉर्मल ब्रांच अगर आपको मिलती है और सीसी अकाउंट किसी का बहुत बड़ा है सर उसका सेंक्शन लेटर तक नहीं पढ़ पाते। मैं आपको बताऊं सीए साहब सेंक्शन लेटर तो मंगवा लो। अगर 150 करोड़ का अकेले फाइनेंस है आप उसकी फाइल पढ़ रहे हो, फाइल में उल्टे सीधे पेपर देख रहे हो और ज्यादातर हम अपने सीए भाई बंधु की बैलेंस शीट पकड़ के बैठ जाते हैं। ये देखो क्या किया इस सीए ने, बताओ क्या बना रखा। कई बार तो एक सीए साहब तो ऐसे मिल गए मुझे और है मेरे शहर में भी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, एक सीए साहब ऐसे है उन्हें किसी ने बताया भाई साहब आपने जिसकी बैलेंस शीट साइन करी है लोकल में थी, वो टैक्स ऑडिट के केस में बता रहा हूं इधर उधर, जिसकी बैलेंस शीट आपने साइन करी है उसमें बिल्डिंग आपने लाइफ साइड दिखा दी। तो वो क्या कह रहे हैं अच्छा ऐसा हो गया सही कर देता हूं। तो हम जो है ना ज्यादातर अपने सीए की जल्दी ढूंढने में लगे रहते हैं। सर बैंक के पेपर पढ़ लो, एक पेपर देख लो, उस जगह पे कौन सा फेमस मंदिर है, किस जगह घूमने जाना है, रात को खाने में क्या खाना है। हमारे पास बहुत दिन है, बहुत दावतें हमारी होती रहती हैं, इतना काम कर लो। मैं बता रहा हूं ऑडिट अगर पढ़ के करेंगे तो एक दिन में ऑडिट पहले खत्म हो जाएगा जो भी आपका शेड्यूल पीरियड होगा। बिना पढ़े करोगे तो लास्ट में से पेपर पूरे करके आओगे, रिपोर्ट भर के आओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करके आओगे। और LFR में जितने लोग यस नो NA लिखते हैं, NA तो चलो NA है ही बेचारा, जितने लोग यस नो लिख रहे हैं वो भी पता कैसे ऑडिट कर रहा है। कुछ तो आपको सही से पढ़ना है लिखना है, कुछ ईमानदारी दिखाए। मैं तो 2-3 स्टाफ लेके जाऊं तो एक काम एक को दे दो, ज्यादा मुश्किल है। और तो टैक्स ऑडिट उन्होंने हटा दिया आपसे, टैक्स ऑडिट का काम ही खत्म कर दिया उन्होंने, तो ये चीजें खत्म हो गई है। बस जी मेरे हिसाब से ये 3% 1.5% मैंने आपको सब बता दिया है। मैं की पॉइंट वाइल ऑडिटिंग एग्रीकल्चर एडवांसेस के बारे में बात कर रहा हूं तो मैंने आपको कुछ लिखने के लिए बोला, वो आप लिख लो। 1-2 पॉइंट मेरे पास थे यहाँ पर, ये भी वैसे पेज नंबर जो मैंने आपको 25 पेज दिया उसके अंदर मिल जाएगा। सर आपको क्या करना है, आपको चेक करने के लिए कुछ चीजें मैंने बताई थी क्या करेगी इसके अंदर। चेक लिस्ट दी होगी ऑडिट के बारे में। फाइल के अंदर जितने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बुकलेट में, सर्च रिपोर्ट है, एडवोकेट की रिपोर्ट है, बाकी सब चीजें वो सब भी देखिए। और जैसे भाई साहब ने कहा किसी पेपर में किसी का नाम किसी का फोटो है वो भी चेक कर ले। जब आप सबमेंशन की बात कर रहे हैं तो सबमेंशन के अंदर आप लिस्ट ऑफ एलिजिबल बोरोवर जरूर मांगे उससे, भैया कौन कौन से बोरोवर को आपने, मतलब वो एक तरह ब्रेकअप हो गया। आप तो सर्टिफिकेट साइन करते हैं, उसमें सर्टिफिकेट लिखा होता है इतने अकाउंट इतनी अमाउंट, तो उसके लिस्ट के बिना साइन मत कर देना आप उसको, बस मेरी ये बात याद रखो। अब क्या उस लिस्ट से हो क्या जाएगा, अरे मैं बता रहा हूं क्या होगा। अगर लिस्ट आएगी, पहली बात तो आपका मन का सेटिस्फेक्शन है, एक तो लिस्ट दे दी इसने टोटल मैच कर गया, दूसरा उसमें से कुछ भी अकाउंट पकड़ के आपने उसको चेक कर डाला कि इसका पैसा आया भी था नहीं। प्रमोट पेमेंट पे तो मिलेगा उसको 3%। प्रमोट पेमेंट को चेक करने के लिए देखना पड़ेगा क्रेडिट कब हुआ, आया जेन्युइन सोर्स से आया, जो आप उन अकाउंटों में ढूंढ रहे थे अल्टा पल्टी ये वो ऐसे वैसे। सर इंटरेस्ट सबमेंशन बोकस क्लेम दिलवाए जाते हैं, मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। उनका कारण है 5 किसान है, जिस एक को नहीं दिलवाएगा ना वो इंटरेस्ट सबमेंशन, वो मैनेजर साहब को इतना परेशान कर देगा, चाहे गलती उसकी है उसने टाइम पे क्रेडिट नहीं मारा, 10 दिन लेट की बात है या पैसे कम थे, सर कुछ भी समझ लो आप, आपको पेपर्स में मिल जाएगी बात। और थोड़ा सैंपल करोगे तो कम से कम खुद की तसल्ली होगी। पहली बार सर्टिफिकेट को पढ़ के देख के जब साइन करा, मैं कहता अमाउंट सेम भी आ गई। अमाउंट कुछ कहते हैं जी पीछे से कैलकुलेट आती है, सिस्टम से आती है, अरे मोटा मोटी चेक कर लो, जितना डेबिट इंटरेस्ट लगा 7 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, उतनी अमाउंट तो मैच हो जानी चाहिए उसके आसपास। अगर उतनी भी नहीं हो रही तो कैसे मिलेगा, तो इंटरेस्ट सबमिशन की अमाउंट भी चेक करो, एलिजिबल बोरोवर की लिस्ट ले लो उससे, और इंटरेस्ट जो भी अमाउंट पे अकाउंट में लगा है वो भी प्रॉपर्ली इंटरेस्ट रेट चार्ज है नहीं। मैं तो कई बार ऐसे भी देखा, बाई चांस तो सिस्टम अच्छा हो गया, इंटरेस्ट रेट उसका हाई हो रखा है,
एनपी अकाउंट तक में दिलवा देते हैं वो कहीं पर, इंटरेस्ट सबवेंशन उसका भी चला जाता है। तो ये सब चीजें अब थोड़ी थोड़ी क्योंकि कम हो रही है, लेकिन आपके पास आरआरबी बैंक के कॉन्करेंट ऑडिट वगैरह हो गया, वहां से चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी गड़बड़ काफी। तो आप नाबार्ड के ऑडिट करोगे तो आपको मिल जाएगी चीजें। तो आप थोड़ा सा इन चीज पे ध्यान रखें, कोई भी सर्टिफिकेट बिना डिटेल के ना तो बनता है, और जब बनता नहीं है तो साइन कैसे हो सकता है। उसकी डिटेल जरूर मांगे, नहीं तो मना करते भाई साहब हम इसको साइन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये आप इंटरेस्ट सबवेंशन पे रखेगी जी। किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो ले लेते हैं मेरे ख्याल से सर, है ना। तो बस मेरा टेलीविजन इतना ही था। मैं